हम लोग करेंगे यूनिट नंबर 18। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक्स, पैडल बोर्ड, ग्रेड 10 फिजिक्स। और हम लोग फॉलो कर रहे हैं एनबीएफ की बुक को और एसएलओस को फॉलो कर रहे हैं जो कि फेडरल बोर्ड ने प्रोवाइड किए हैं और क्रिएट किए गए हैं नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2022-23 के अंडर। तो उसके अंदर इस चैप्टर के अंदर जितने भी एसएलओस हैं आज के इस वीडियो में हम लोग उनको देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास एसएलओ है वो है हमारे पास डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ अ डायोड। ओके, तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि हमारे पास डायोड्स के होते हैं। इनके बारे में हमने पिछले 2 चैप्टर्स के अंदर सिर्फ बात की थी, हमने इनके सिंबल को देखा था और सिर्फ इसके ग्राफ को देखा था, लेकिन अब तक हम ये नहीं देख सके थे कि ये करते क्या हैं। तो अब हम लोग ये देखने वाले हैं। तो डायोड को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं। हमने कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा है, ये ऐसे हमारे पास सब्सटेंस है जिनके अंदर हमारे पास जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि जब हम कोई वोल्टेज अप्लाई करें तो करंट फ्लो कर सकता है, जो कि नॉर्मली मेटल्स होते हैं। जबकि इंसुलेटर्स के अंदर जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, वो फ्री नहीं होते, इस वजह से वो फ्लो नहीं कर सकते हैं। लेकिन सेमी कंडक्टर्स इन दोनों के बीच में आते हैं। ये ऐसे हमारे पास मटेरियल्स हैं जो कि कभी कभी कंडक्टर्स की तरह एक्ट करेंगे और कभी कभी इंसुलेटर्स की तरह एक्ट करेंगे। तो ये कैसे होगा? तो होता ही है कि इनके अंदर आपके पास जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास नॉर्मली इतनी एनर्जी तो नहीं होती कि वो एक कंडक्टर की तरह एक्ट करें, लेकिन बस हल्की सी कम एनर्जी होती है। तो हम किसी भी तरीके से अगर उनके अंदर एनर्जी को ऐड करते हैं हल्की सी भी, तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। तो समटाइम्स दे एक्ट एज कंडक्टर्स एंड समटाइम्स दे एक्ट एज इंसुलेटर्स। अब नॉर्मली जो आपके पास सेमी कंडक्टर्स हैं एट रूम टेम्परेचर वो इंसुलेटर्स ही होते हैं। तो सेमी कंडक्टर्स तो कई सारे हैं, लेकिन इनकी जो सबसे कॉमन एग्जांपल्स हैं यहाँ आमतौर पे आप इन्हीं के बारे में सुनेंगे। सबसे पहले तो है सिलिकन। ओके, सिलिकन क्योंकि काफ़ी अबंडेंट मटेरियल है, तो आमतौर पे जितने भी सेमी कंडक्टर्स हैं उनमें सिलिकन की बात की जाती है। या फिर अगर इंडस्ट्रीज के अंदर बात करें तो एक और आपके पास सेमी कंडक्टर है कॉल्ड जर्मेनियम। ओके, इसका नाम भी आप लोग कभी कभी सुन सकते हैं। अब अभी हमारे पर्पज़ के लिए हम लोग सिलिकॉन को ही देखेंगे। सिलिकन का हमारे पास सिंबल SI है, वैसे जर्मेनियम का हमारे पास सिंबल GE है। तो अब सिलिकन के अंदर फॉर एग्जांपल क्या होता है? तो अगर मैं सिलिकन का यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, सिलिकन कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है अपने नेबरिंग एटम से, एक प्योर सिलिकन में। क्योंकि हम लोग देखने वाले हैं प्योर सिलिकन को, एक एलिमेंट को सिलिकन के। तो इसके अंदर आपके पास अगर मैं सिर्फ वैलेंस ड्रॉ करूँ, मैं अंदर वाले ड्रॉ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स उनको ड्रॉ करने वाला हूँ। कुछ इस तरीके से आपको सिलिकन नजर आएगा। तो ये आप देख सकते हैं उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए हैं और जो मिडिल वाले हैं उनके 8 के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीटेड हैं। तो ये सिलिकन एट रूम टेम्परेचर इंसुलेटर होता है। क्यों इंसुलेटर होता है? क्योंकि देख सकते हैं कि हमारे पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है नहीं, तमाम के तमाम कंट्रीब्यूट करें हैं। अगर हम लोग यहाँ पर एक अपना वोल्टेज अप्लाई करेंगे, एक हम लोग अपनी फॉर एग्जांपल इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं या करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। लेकिन यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि जो एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर टाइट कंट्रोल है, तो वो उनको कहीं पर जंप वगैरह नहीं करने देते हैं। मतलब यहाँ पर हो सकता है हल्का फुल्का करंट फ्लो कर जाए, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट इंसुलेटर तो नहीं होती, कुछ ना कुछ वो करंट हमेशा कंडक्ट करती है। तो यहाँ पर भी आपके पास मतलब हो सकता है कुछ कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हों, एक दो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हों, और अगेन एक दो आपके पास होल्स भी हो सकते हैं। होल्स के बारे में मुझे उम्मीद आपको पता ही होगा। होल्स यानी कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हम लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन था और ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, इसको कहीं से भी कोई हल्की सी भी मामूली सी एनर्जी मिल जाती है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है, और ये मैं यहाँ से यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जंप करता हूँ, क्योंकि मैं ज्यूम कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, यहाँ से यहाँ पर ये जंप करता है और ये तो उधर भी जंप कर सकते हैं क्योंकि ये तो रैंडम मोशन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के। वैसे सिलिकन के अंदर इतने नहीं है, कुछ होते हैं नॉर्मली भी हर इंसुलेटर में कुछ ना कुछ होते हैं। तो ये यहाँ पर जंप करता है तो पीछे एक इलेक्ट्रॉन ही छोड़ जाता है, यानी इसकी जगह छोड़ जाता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन अपने एटम को इस तरह से छोड़ के चला जाए और पीछे वो कोई जगह छोड़ जाए, उस जगह को हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर अब एक होल बन चुका है। राइट, हम लोग कहते हैं कि ये ऐसे हो गया है कि जैसे यहाँ पर हमारे पास अब एक होल बन गया है। ओके, अगर मैं दिखाऊं तो जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो जैसे यहाँ पर एक होल आ गया है। तो ये होल हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि जैसे इससे ये इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये सिलिकन को वो इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, तो सिलिकन इधर उधर से इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है, तो फौरन यहाँ पर से कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाएगा, ऑफ कोर्स इसको फिल करने के लिए और जंप कर जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं होल। के ये होल जो है ये आपके पास अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। एक किस्म का वैसे होल एक्चुअली में होल नहीं बन जाता, बस वो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हम लोग उसको होल की तरह से समझ लेते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास हम लोग उनको कहते हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज है। होल्स कोई चीज़ नहीं है, इसलिए उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। वैसे हम लोग कहते हैं कि इसको हम लोग एक कैरियर समझते हैं पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो मैं समझते हैं कि हम इसको कंसिडर कर सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज थिंग, हालांकि ये कोई चीज़ नहीं है। तो जिस तरफ आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होल मूव करेंगे। तो फॉर एग्जांपल इधर अगर ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव किए हैं, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन इधर से जाते जाते पीछे होल छोड़ गए हैं। तो ये एक होल था और अब ये होल पहले इधर था, इधर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये होल इधर से इधर चला गया है। तो होल आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के, अगर कोई करंट फ्लो कर रहा हो तो। अब एक आम जो सिलिकन है उसके अंदर ये माइनॉरिटी, ओके, हम कहते हैं माइनॉरिटी हमारे पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की होती है, बहुत कम। ये हमारे पास करंट को कंडक्ट करने के लिए काफ़ी नहीं है। लेकिन अब हम लोग इसको कंडक्टर में कन्वर्ट करने लगे। अब हम इसको नॉर्मली 2 तरीकों से करते हैं। एक तो तरीका है इसका थर्मल। हम लोग क्या करेंगे, हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें बहुत ज़्यादा। जो हम लोग इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे बहुत ज़्यादा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली होल्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जंप वगैरह करेंगे तो पीछे अपने पास होल्स छोड़ के जाएंगे। थर्मल तरीके से हम लोग इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं और होल्स को काफ़ी ज़्यादा, दोनों को काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इसका तरीका एक और भी है जिसको हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर, उसको कहा जाता है डोपिंग। डोपिंग में हमने क्या करना है कि हमने कुछ स्मॉल इम्प्यूरिटीज़ को ऐड करना है। ओके,
इम्प्योरिटीज यानी कि जो सिलिकॉन नहीं कोई और मेटल किसी और सब्सटेंस की, हमने इसके अंदर छोटे छोटे चीज़ों को ऐड करना है बीच में। इसका हम तरीके में नहीं जाएंगे हम कैसे करते हैं, लेकिन जब हम करते हैं तो फिर हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। अब हमने कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं करनी, हम लोग सिलिकॉन के लिए फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के अंदर आपके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो आपने क्या कोशिश करनी है कि आप लोग एक ऐसा सब्सटेंस यूज़ करें जिसके अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। नॉर्मली फॉर सिलिकॉन हम लोग यूज़ करते हैं, अगर हम लोग 5 की तरफ जाते हैं हम लोग यूज़ करते हैं इधर फॉस्फरस या फिर आर्सेनिक, इनको हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा सूटेबल रहते हैं। या फिर इससे एक कम हो या फिर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, दोनों काम करेंगे, ठीक है। तो नहीं 3 हो, यानी 4 से एक कम हो, एक 4 से एक ज़्यादा हो या फिर 4 से एक कम हो, तो इसके लिए हम लोग नॉर्मली बोरॉन या फिर एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं। तो ये है डोपिंग। लेकिन इससे होगा क्या, तो फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग देखते हैं कि इससे क्या होगा। तो इधर ही इसी के अंदर मैं कुछ इंप्योरिटीज ऐड करने वाला हूँ। तो मे भी पहले मैं ऐड करता हूँ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले, ओके। तो मैं भी यहाँ पर एक फॉस्फोरस ऐड कर देता हूँ, एक फॉस्फोरस ऐड कर देता हूँ, एक फॉस्फोरस ऐड, यहाँ आप आर्सेनिक ऐड कर देते हैं। मैं इनको दूसरे कलर में लिखता हूँ ताकि हमें पता चले कि ये एक डिफरेंट चीज़ है, ओके। तो मैंने स्मॉल अमाउंट में कहीं कहीं पर एक एक फॉस्फोरस ऐड कर दिया है। अब होगा क्या, अब आप देखें फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4, ये तो उसके थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पांचवा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है। इसी तरीके से इधर 1 2 3 और 4 एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है। इसी तरीके से 1 2 3 4 एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है। फॉस्फोरस को ये इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, फॉस्फोरस के ऑलरेडी 8 पूरे हो गए हैं। फॉस्फोरस कहता है कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, यहाँ ये एक किस्म का फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास बन चुका है। हमारे पास ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन बने हैं, इस तरीके से हमने जब फॉस्फोरस ऐड किया तो हमारे पास अब एक मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, ओके। तो जब मैंने फॉस्फोरस हमारे पास ऐड किया है तो हमारे पास एक मेजॉरिटी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। मेजॉरिटी होल्स नहीं है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन आए हैं तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करता है, पीछे होल जरूर छोड़ेगा लेकिन फौरन दूसरा उसको फिल कर देगा। तो जो हमारे पास एक्चुअली में चीज ऐड हुई है वो तो इलेक्ट्रॉन है, तो मेजॉरिटी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। हाँ याद रखेंगे हमारे पास नॉर्मल सिलिकॉन में भी कुछ माइनॉरिटी होल्स मौजूद थे और वो इसकी वजह से हल्के फुल्के इंक्रीज कर सकते हैं। तो माइनॉरिटी हमारे पास होल्स रहेंगे, ओके, माइनॉरिटी होल्स रहेंगे, लेकिन मेजर हमारे पास चीज़ है, होल तो पहले भी थे, जो मेजर हमारे पास चीज़ आई है दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, जो हमने फॉस्फोरस यानी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले ज़्यादा ऐड किया है। ये जो हमारे पास एक चीज़ बन चुकी है, ओके, इसको हम लोग कहते हैं इस चीज़ को हम लोग कहते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर, ओके। व्हाट इज एन टाइप, एन से माने मुराद है नेगेटिव। यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ ज़्यादा हुई है, जो चीज़ मेजॉरिटी में है वो क्या है, वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो चीज़ हमने एक्स्ट्रा ऐड की है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये जो टाइप है सेमीकंडक्टर की, दिस इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। वैसे इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज नहीं है क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम ही है, बस जो कैरियर एक्स्ट्रा ऐड हुआ है दैट इज नेगेटिव। माइनॉरिटी होल्स हैं, जब भी आपको एन टाइप को डिफाइन करने को आ जाएगा आप कहेंगे इट इज अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर व्हिच इज डोप्ड एंड ड्यू टू दैट वी हैव मेजॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड we still have minority holes, but हम लोग कहेंगे कि it is a type of semiconductor where we have a majority of negative charge carriers। इसको हम लोग कहते हैं n type semiconductor। तो अब ये सेमीकंडक्टर हमारे पास एक कंडक्टर बन चुका है। अगर अब इस n type semiconductor के साथ मैं एक बैटरी लगाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं इधर एक इसके साथ एक हमारे पास एक हमने इसकी डिवाइस बनाई हुई है और मे भी मैं कॉपर वायर के साथ एक यहाँ पर, ये ऑफ कोर्स स्केल के साथ नहीं है लेकिन मैं इस तरीके से फॉर एग्जांपल जस्ट टू रिप्रेजेंट इट मैं एक बैटरी लगाता हूँ, आपको सिंबल तो आता ही है फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर। तो मैं इस तरीके से एक बैटरी यहाँ पर जो है वो लगाता हूँ, राइट, इस तरीके से लगेगी। तो ये होगा हमारे पास एज वी नो पॉजिटिव साइड, ये होगा नेगेटिव साइड, यहाँ इसको हम फ्लिप भी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास करंट फ्लो करेगा नेगेटिव साइड, एज वी हमारे पास एक वोल्टेज फॉर्म हो चुका है। तो ऑफ कोर्स करंट हमारे पास इस साइड पर, करंट हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस तरफ मूव करेंगे। अगर आप लोग देखेंगे नेगेटिव साइड इन जो फ्री इलेक्ट्रॉन इनको रिपेल करेगी या फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, राइट। और हमारे पास करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा फ्रॉम दिस सेमीकंडक्टर, जो पहले नहीं कर रहा था। पहले बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन से तो नेग्लिजिबल करंट था, अब हमारे पास एक गुड अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर फ्लो करना शुरू कर देगा, पॉजिटिव इनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। यहाँ अगर मैं करंट की बात करूँ तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारे पास एक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, ओके, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये है हमारे पास एक पी टाइप एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, ओके, बिकॉज इसके अंदर हमारे पास चीज़ हमने ऐड की है दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब हम चीज़ों को चेंज करने वाले हैं, हम लोग दूसरे तरीके से इसको डोप करने वाले हैं। और अब हम लोग जो डोप करेंगे, अब हम लोग इसको एक ऐसे सब्सटेंस से डोप करेंगे जिसके अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखते हैं आप क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग इसको बोरॉन या एल्यूमिनियम बोरॉन से हम लोग इसको डोप करते हैं। तो यहाँ पर अब हमने इसको डोप किया है विद बोरॉन। अब हमारे पास बिल्कुल उलट होगा जो हमारे पास फॉस्फोरस के साथ हुआ था। फॉस्फोरस के साथ हमारे पास क्या हुआ था कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया था, यहाँ पर हमारे पास एक कम इलेक्ट्रॉन है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इस बोरॉन को देखें, हमारे पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास ऐसे 3 हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हमें इस सबको फिल करना था, हमें एक चौथा भी चाहिए था। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एक होल। बोरॉन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है,
ऑफ कोर्स ऐसे होल नजर नहीं आएगा जैसा यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये तो जिससे हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। बट बोरॉन को बहुत जरूरत है एक इलेक्ट्रॉन की, वो कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इसके पास होल आ गया है। सिमिलरली यहाँ पर बोरॉन के पास एक होल आ गया है। मैं होल को कोशिश करता हूँ कि मैं किसी कलर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, तो मैं भी ये आपको एक होल है, इस तरीके से आप इस सर्कल के थ्रू एक होल को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर आपको इधर एक होल है। इन जगहों पर एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको एक फ्री इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अब हमारे पास चीज़ें उलट हो चुकी हैं, हमारे पास मेजॉरिटी होल्स आ चुके हैं, अगेन हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। मेजॉरिटी हमारे पास होल्स हैं यानी पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं, ऑफ कोर्स हमारे पास माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स हैं वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो तो पहले जिस तरह हमारे पास नॉर्मली मौजूद होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी हमारे पास होल्स आ चुके हैं क्योंकि हमने उसको डोप कर दिया है विद बोरॉन, फॉस्फोरस हमने रिमूव कर दिया है। लेट अस कनेक्ट अ वायर नाउ। अब हम लोग अगर एक वायर कनेक्ट करते हैं, और मतलब कहीं पर भी आप पॉजिटिव ले लें, कहीं पर भी आप नेगेटिव ले लें, वो तो यहाँ पर भी मैटर नहीं करता है। लेकिन अब हम लोग जब एक वायर को कनेक्ट करेंगे सीधे नेगेटिव से पॉजिटिव साइड, तो अब क्या होगा, तो ये पॉजिटिव साइड है, आप समझ सकते हैं होल्स को एज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करते हैं, तो हमारे पास ये होल्स जो हैं इस तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। एक्चुअली में होल्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो एक्चुअली में जो हो रहा है हम उसको भी समझ लेते हैं। एक्चुअली में ये हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये बोरॉन जो है ये शिद्दत से इलेक्ट्रॉन्स चाहता है, ओके। नेगेटिव साइड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करती है, तो नेगेटिव साइड इधर इलेक्ट्रॉन्स भेजना शुरू कर देती है, ओके। तो इधर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है, राइट, एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है, तो इलेक्ट्रॉन को जो है मजीद आगे मूव करना पड़ेगा क्योंकि इसको भी चाहिए। तो यहाँ से पीछे से धक्का लगा रहा है, जैसे इधर आता है इधर आकर इधर जंप कर जाता है, इधर आकर इधर जंप करेगा, यहाँ वापस से होल आ गया है, और फिर ऑफ कोर्स इधर एक और आएगा, ये आगे इधर जंप कर जाएगा। इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इस तरह मूव हो रहे हैं और होल्स हमारे पास इस तरह मूव हो रहे हैं। होल्स के मूव होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया था और फिर इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ पर एक होल अगेन क्रिएट हो गया है। तो इधर सिलिकॉन में भी एक इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली आ जाएगा फिर, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इधर ये आएगा और फिर यहाँ से जाएगा, यहाँ एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो होल इस तरफ क्रिएट होना शुरू हो रहे हैं, तो इफेक्टिवली होल्स इस तरह मूव करें, हालांकि होल्स कोई चीज़ है नहीं, हम बस समझ रहे हैं कि इस तरह मूव करें। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस तरह मूव कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर भी हम लोगों ने करंट फ्लो करना शुरू कर दिया है, और यहाँ पर भी हमारे पास एक कंडक्टर बन चुका है। इस टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर को हम लोग कहते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर, क्योंकि इसके अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, हम समझते हैं होल दैट इज पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड पी टाइप सेमी कंडक्टर, ओके। तो यहाँ तक तो कोई खास चीज़ नहीं है। मजे की जो चीज़ शुरू होती है वो तब होती है जब हम इन दोनों को मिला देते हैं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग एक तरफ लेने वाले हैं एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, और हम लोग एक तरफ लेने वाले हैं एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। मैं एक्चुअल में होल एटम्स वगैरह नहीं ड्रॉ करूँगा, मैं बस एक रिप्रेजेंटेशन करूँगा। तो मान लेते हैं कि ये बीच में जाकर मेरे पास एक बाउंड्री है, और इस बाउंड्री से इस तरफ मैं लेने वाला हूँ एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इस तरफ मैं लेने वाला हूँ एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, ओके। मैं दोनों को जोड़ने वाला हूँ। एन टाइप में ऑफकोर्स अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, मैं सिर्फ वो रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, तो मेरे पास ऑफकोर्स बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और अगर आप चाहें तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर बहुत कम से कुछ माइनॉरिटी होल्स भी मौजूद होंगे, बट इनके हमें भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जाकर पी टाइप में हमारे पास मेजॉरिटी होल्स मौजूद हैं, ओके, जो कि एक्चुअली में कोई चीज़ नहीं। होल्स का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को होना चाहिए था लेकिन वो नहीं है, और कुछ एक दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो कहीं इधर उधर से थर्मल एनर्जी उनको मिल गई, जो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन ये माइनॉरिटी है। मेजर हमारे पास जो है वो पी टाइप में होल्स हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, तो इधर तो हमारे पास कोई खास चीज़ नहीं हो रही, वैसे ही है जैसे आम एन टाइप है, इधर भी कोई खास चीज़ नहीं हो रही, वैसे ही जैसे पी टाइप है। लेकिन इंटरेस्टिंग काम शुरू होता है इस जगह पर, ये जो बाउंड्री है एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर की बाउंड्री, दिस इज कॉल्ड द पी एन जंक्शन, ओके। पी और एन के दरमियान की जो जगह है जंक्शन, इसको हम लोग कहते हैं पी एन जंक्शन। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि अब ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमारे पास है होल, ये बहुत करीब करीब है। होल्स को क्या चाहिए, होल्स चाहते हैं कि हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, और यहाँ पर जो हमारे पास एटम्स है वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमसे इलेक्ट्रॉन्स दूर चले जाएं, क्योंकि उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इधर से होल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर जाना शुरू हो जाते हैं होल्स में। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मिलकर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली में कुछ चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, बस यहाँ पर से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर जाकर इधर चले जाते हैं और इधर जाकर जुड़ जाते हैं, तो यहाँ से होल खत्म हो जाता है। तो एट दी बाउंड्री आपके पास होल्स जो हैं खत्म हो गए, इनको छोड़ दें। मेनली आपके पास इस बाउंड्री पर जाकर यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। वैसे तो ये एटम्स चाहते थे कि हमसे फ्री इलेक्ट्रॉन दूर चले जाए, लेकिन इसके जाने से ये चीज़ पॉजिटिव जरूर हो गई है। उनको इस चीज़ से मसला नहीं, हम पॉजिटिव होते हैं, उन्हें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने थे। तो ये वाली जगह ऑफकोर्स पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर एक प्रोटॉन ज़्यादा हो चुका है, राइट। और जो ये वाली जगह है हमारे पास डोप्ड रीजन अगर हम लोग कंसीडर करें, तो ये वाली जगह हमारे पास होना शुरू हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल चुका है एक्स्ट्रा। ये हमारे पास जो बीच में जगह बन गई है जहाँ पर हमारे पास कोई भी होल और फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं, बल्कि एक चार्ज बन गया है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे पास एक वोल्टेज भी, छोटा सा वोल्टेज जनरेट हो चुका है, ओके। पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारे पास छोटा सा वोल्टेज जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये जो वोल्टेज है एक्चुअली में फॉर सिलिकॉन हमारे पास ये वाला वोल्टेज होता है 0.6 वोल्ट, और हमारे पास फॉर जर्मेनियम में 0.3 होता है, लेकिन 0.6 या 0.7 वोल्ट जो है हम लोग सिलिकॉन की आमतौर पर बात करते हैं। फॉर सिलिकॉन अगर हम लोग पीएन जंक्शन में उधर ये हमारे पास छोटा सा वोल्टेज भी जनरेट हो जाता है, बहुत बहुत कम है, 0.7 बहुत कम होता है, क्योंकि ये एक्जैक्टली यहाँ जंक्शन में हल्के फुल्के ही इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। बट इस लेयर को हम लोग कहते हैं डिप्लीशन लेयर, ओके। इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल दिस द डिप्लीशन लेयर। अब मसला ये हुआ है कि जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो अब इसने ये जगह फॉर्म कर दी है जहाँ पर ना कोई होल्स है ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अब करंट कैसे फ्लो करेगा, तो अब अगर मैं एक वायर लगा दूँ, ओके, मैं एक वायर लगा दूँ
और यहाँ पर मैं इसको बहुत स्पेसिफिकली लगाने लगा हूँ, मैं जो बैटरी का नेगेटिव साइड है उसको एन से जोड़ूंगा और जो बैटरी का पॉजिटिव साइड है उसको पी से जोड़ूंगा। इसका रीजन अभी आपको पता चल जाएगा। तो बट दिस इज द पॉजिटिव साइड एंड दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी। और इसको मैं एन टाइप से जोड़ने लगा हूँ डायोड के, और डायोड के नहीं, पी एन जंक्शन के, जो इसको हम लोग मतलब ये जो चीज़ मैंने बना दी है, और पी टाइप से जोड़ने लगा हूँ इस जो भी चीज़ मैंने बनाई है। तो यहाँ पर जाकर हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव साइड है तो ऑफकोर्स यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, इनको ये रिपेल करेगी। पॉजिटिव साइड इन होल्स को अट्रैक्ट करेगा रिप्रेजेंटेशन के तौर पे, करंट हमारे पास फ्लो करेगा। लेकिन ये चीज़ मसला कर देती है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर से आगे कैसे जाएंगे, ओके, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में ये जो हमारे पास ये वाली डिप्लीशन लेयर जनरेट हो चुकी है, यहाँ पर ना कोई होल्स है ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे पास करंट को एक्चुअली में फ्लो नहीं करने देगा। ओके, ये करंट को हमारे पास फ्लो नहीं करने देगा। तो ये हमारे पास 0.7 वोल्ट की डिप्लीशन लेयर है, तो हमें एक्चुअली में ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट्स का यहाँ पर वोल्टेज लगाना पड़ेगा बैटरी से, जो कि काफी कम है। इससे आमतौर पर हम ज्यादा लगा देते हैं, तब जाकर हमारे पास ये करंट फ्लो होगा। क्योंकि जब हम इसे ज्यादा लगाएंगे तो फिर एक्चुअली में हमारे पास इनको इतनी ताकत मिल जाएगी कि ये यहाँ पर फोर्सफुली घुस जाएंगे और फोर्सफुली इसको क्रॉस कर जाएंगे और इस डिप्लीशन लेयर को खत्म कर देंगे। ओके, फॉर द टाइमिंग, अगर हम लोग इस तरह का करंट पास करते हैं तो इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। सिलिकॉन जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं उनका जो पीएन जंक्शन है उस पर जो पोटेंशियल बैरियर है वो 0.7 है। इस बैरियर को हमें क्रॉस करना पड़ेगा। जब हम इस बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं तो देन हमारे पास सक्सेसफुली करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो बस यही एक डिफरेंस आया है हम लोगों ने जब हमारे पास करंट को फ्लो करने दिया है, तो यही एक डिफरेंस आया है। हमारे पास करंट फ्लो करा है पी और एन से भी, पहले हमने खाली पी लगाया था फिर एन, लेकिन हम इन दोनों को जोड़ दिया है तो बस ये डिप्लीशन लेयर का फर्क है, ऐसा नहीं है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग इस बैटरी को फ्लिप करने वाले हैं। जब हम इस बैटरी को फ्लिप करते हैं, यानी कि हम लोग इस जगह पर एक पॉजिटिव साइड लगाते हैं, इस जगह पर एक नेगेटिव साइड लगाते हैं, मतलब इनको फ्लिप कर देते हैं बैटरी को। मैंने एक सेल एक्सट्रैक्ट कर दिया है, मतलब आप चाहें तो इसको दोबारा से भी ड्रॉ कर सकते हैं, अगर 2 सेल्स ही आप लगाना चाहते हैं तो वो तो मर्जी है आपकी। तो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ कि मैं पॉजिटिव साइड को जोड़ने वाला हूँ एन टाइप से और नेगेटिव साइड को जोड़ने वाला हूँ पी टाइप से। अब क्या होगा, अब हमारे पास ये होगा कि पॉजिटिव साइड है तो ये तो एक्चुअली में फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरह मूव करना शुरू कर देंगे। नेगेटिव साइड होल्स को अट्रैक्ट करेगी, तो होल्स तो मतलब इस तरफ खत्म होना शुरू हो जाएंगे, खत्म होना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस फायर के अंदर घुसना शुरू कर देंगे। या बुनियादी तौर पर अगर मैं असली बात करूं तो नेगेटिव साइड इस तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पुश करना शुरू कर देगी, वो इधर आकर इन होल्स को खत्म करना शुरू कर देंगे, और पॉजिटिव साइड इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना जो है वो शुरू कर देगी। वो तो वैसे ही है, होल्स के बारे में मतलब आपको इमेजिनेशन से थोड़ा काम लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये चीज़ इसको इस तरफ खींच रही है, ये चीज़ इसको इस तरफ खींच रही है। जो बीच में हमारे पास डिप्लीशन लेयर है वो तो हमारे पास कम हो रही है, जो हमारे पास बीच में डिप्लीशन लेयर है वो तो हमारे पास कम नहीं हो रही, वो बढ़ रही है। इस तरफ भी अब मजीद फ्री इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो रहे हैं, इस तरफ हमारे होल्स खत्म हो रहे हैं, तो डिप्लीशन लेयर तो एक्चुअली में बढ़ रही है। यानी कि हमारे पास जो करंट है जिसने फ्लो करना है, ये तो हल्का फुल्का टाइनी करंट जो है वो तो फ्लो कर जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल करंट है जिसने फ्लो करना था, एक कंटिन्यूअस स्टडी सप्लाई, वो तो होगी नहीं। तो डिप्लीशन लेयर एक्चुअली में बढ़ना शुरू कर देगी, और हमारे पास जो एक्चुअल करंट जिसने फ्लो करना था वो तो होगा ही नहीं। तो एक्चुअली में हमारे पास करंट अब रुक चुका है, करंट अब फ्लो नहीं करेगा। तो ये चीज़ है, जब हमने इस तरह से पीएन जंक्शन बनाई है तो करंट सिर्फ एक सिंप में फ्लो कर सकता है, दूसरे सिंप में फ्लो नहीं कर सकता। वो तब फ्लो करेगा जब हम लोग पॉजिटिव को पी से जोड़ेंगे और नेगेटिव को एन से, लेकिन हम इसको उल्टा कर देंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ऐसी डिवाइस को हम लोग कहते हैं डायोड। डायोड एक ऐसी डिवाइस है जो कि एक पीएन जंक्शन से बनती है, जो करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करने देती है, वो करंट को दूसरी डायरेक्शन में फ्लो नहीं करने देती है। अच्छा, अब हम लोग इस डायोड का करंट वोल्टेज ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा हमने जब करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर हमने आखिरी एसएलओ के अंदर डायोड का करंट वोल्टेज ग्राफ देखा था। उस करंट वोल्टेज ग्राफ के अंदर हमने एक पैटर्न देखा था, लेकिन हमने उस वक्त कहा था कि हम अभी इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम लोग इसके ऊपर तब बात करेंगे जब हम लोग डायोड्स के मैकेनिज्म को समझेंगे। तो अब हम लोग डायोड्स के मैकेनिज्म को समझ चुके हैं, तो अब हम लोग इसके ग्राफ को दोबारा से देखेंगे और देखेंगे कि कैसे वो ग्राफ एक्चुअली में इसके साथ मैच करता है। तो ये होगा हमारा फिर करंट का एक्सिस और ये होगा ऑफ कोर्स हमारा वोल्टेज का एक्सिस। हम लोग वोल्टेज अपना रखेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, करंट रखेंगे वाई एक्सिस के ऊपर, क्योंकि हमें पता है हम लोग एक्स एक्सिस पे रखते हैं इंडिपेंडेंट चीज़ और वाई एक्सिस पे रखते हैं करंट, तो हम वोल्टेज चेंज करेंगे उससे करंट चेंज होगा, राइट। तो इसी वजह से हम लोग वोल्टेज को रखेंगे एक्स एक्सिस पर और करंट को रखेंगे वाई एक्सिस पर। लेकिन अगर हम लोग इस डायोड का ग्राफ बनाए तो वो कैसे दिखेगा, अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं पॉजिटिव वोल्टेज की तरफ। पॉजिटिव वोल्टेज का मतलब है हम लोग फॉरवर्ड बायस करने लगे हैं अपने डायोड को। तो ऑफकोर्स अप टू फॉर अगर ये सिलिकॉन डायोड है या और कोई और डायोड है तो उसके लिए हमारे पास एक पोटेंशियल बैरियर होगा, जैसे हमने ऑलरेडी देख लिया। तो फॉर सिलिकॉन दैट इज 0.6 वोल्ट या 0.7 वोल्ट, तो वहाँ तक ये जाएगा और फिर उसके बाद ये बढ़ना शुरू होगा। अब वहाँ तक जाते जाते क्या करंट हमारे पास जीरो होगा या थोड़ा सा करंट मौजूद होगा। तो वैसे तो हमने जो देखा, अगर हम लोग इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, इधर हम लोग एक नेगेटिव लगाते हैं, इधर हम लोग पॉजिटिव लगाते हैं, तो ऑफकोर्स ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, पॉजिटिव जो है वो होल्स को रिपेल करेगा, ये इधर आकर एक दूसरे को खत्म करेंगे। और जब 0.7 वोल्ट से ज़्यादा हमारे पास वोल्टेज हो जाएगा तो करंट मूव करना शुरू कर देगा इन दिस डायरेक्शन, ओके, करंट और इलेक्ट्रॉन्स इन दिस डायरेक्शन हमारे पास नहीं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास करंट, असली जो करंट है वो तो फ्लो करेगा जब हम हमारा वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होगा, लेकिन एक छोटा करंट फिर भी फ्लो करेगा, उसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। वो ये करंट है कि ये जो हमारे पास है कि यहाँ पर अलग से वोल्टेज बन चुका है, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट, ये भी तो वोल्टेज है। तो यहाँ पर से कुछ जो हमारे पास
होल्स हैं उनको यहाँ से, जो माइनॉरिटी होल्स हैं, ओके, जो माइनॉरिटी चार्जेस हैं, इनको कभी-कभी ये जो पॉजिटिव है ये वहाँ पर भेज देता है, एक दो को निकाल निकाल के भेजा जाता है और फिर नेगेटिव इनको जो है वो लेता जाता है। और अब यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा करंट भी होता है, वो हमारे पास होता है डिफ्यूजन करंट। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ जा रहे होते हैं, जबकि जो ड्रिफ्ट करंट है वो इसके ऑपोजिट है। ड्रिफ्ट करंट आपको इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ भेज रहा है, राइट, होल्स को इस तरफ भेजा है। तो एक टाइम पर आकर ये दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं, इसलिए एक करंट हमारे पास चलता जाता है। एक होल हमारे पास इस तरफ जाएगा तो उसी वक्त एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस तरफ आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास एक इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है एक किस्म का। तो वो भी हमारे पास एक छोटा सा करंट होता है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन इसी वजह से हम लोग 0.6 वोल्ट तक एक छोटा सा बनाते हैं हो लीप, ठीक है। और फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियली करंट बढ़ता है, सिलिकॉन डायोड से 0.7 वोल्ट है। उसके बाद हमारे पास करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। जैसे ही वोल्टेज में ज़्यादा होगा करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि नॉन ओहमिक डिवाइस है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, उसके मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा करंट जरूर होता है, वो नेग्लिजिबल है, हम कह सकते हैं वो करंट जीरो है, बहुत कम होता है, लेकिन एक छोटा सा करंट मौजूद है। अब क्या होगा अगर हम लोग उल्टी सिमत में चलें, तो उल्टी सिमत में चलें तो फिर अगेन हमारे पास एक छोटा सा करंट मौजूद है, दैट इज द ड्रिफ्ट वोल्टेज। वो अगेन अगर हम लोग पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है तब भी वो मौजूद रहेगा, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट को मिलाकर, लेकिन वो भी पीछे की तरफ चलता जाएगा। नेगेटिव वोल्ट्स का मतलब है आप लोग रिवर्स बायस करें, लेकिन यहाँ पर हमारे पास करंट जो है वो ऑलमोस्ट जीरो रहेगा, ओके, ऑलमोस्ट जीरो रहेगा, क्योंकि हमारे पास हमें पता है डायोड डिवाइस ही ऐसी है जो करंट सिर्फ एक सिम में करती है, बाकी तरफ हमारे पास जो डिप्लीशन लेयर है वो बढ़ रही है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके ऊपर जाकर ये सब कुछ ब्रेक कर जाता है। वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन का पॉइंट। हमने इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन की बात की थी कि जब हमारे पास वोल्टेज इनॉर्मसली ज़्यादा हो जाता है, यानी हम लोग रिवर्स बायस के अंदर वोल्टेज हम बहुत ज़्यादा ले गए हैं, फॉर सिलिकॉन डायोड अप्रॉक्सीमेटली 60 वोल्ट्स। जब हम इतना ज़्यादा वोल्टेज कर देते हैं तो फिर एक इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाता है, इंसुलेटर कंडक्टर बन जाता है। हमारे पास जो इधर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर के जो एटम्स हैं, उनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं भी हैं वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, जो होल्स नहीं है वो भी होल्स बन जाते हैं। और इस तरीके से हमारे पास ये जो है इधर काफ़ी पीछे जाकर इधर भी हमारे पास करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है। इधर भी हमारे पास जो है वो करंट एनॉर्मसली एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा जब हमारे पास इसका इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा और इधर आमतौर पर जाकर डायोड जल जाता है, यानी डायोड खराब हो जाता है, तो हम इधर तक आमतौर पर नहीं जाते हैं। बट दिस इज फॉर सिलिकॉन नेगेटिव 60 वोल्ट से करीब है ये। तो एक छोटी रेंज में हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि पिछली तरफ कोई करंट नहीं होगा, हालांकि बहुत पीछे जाकर शुरू हो जाएगा, लेकिन पिछली तरफ कोई करंट नहीं है और आगे की तरफ हमारे पास करंट है। तो डायोड एक ऐसी डिवाइस है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में आपके पास करंट को फ्लो करने देगी। अब इस एसएलओ को खत्म करने से पहले हम लोग बस एक चीज़ देखने वाले हैं और वो है डायोड के एनोड और कैथोड। तो वैसे तुम्हें पता है एनोड क्या होता है हमारे पास? एनोड की हम सबको डेफिनेशन पता है फ्रॉम केमिस्ट्री। एनोड हमारे पास होता है ऐसी जगह जहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है, राइट। एनोड सिर्फ हम नाम देते हैं जब हम इस इलेक्ट्रिसिटी के साथ डील करते हैं। ऑक्सीडेशन यानी हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ओके। जहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे होंगे हम उसको कहते हैं उस जगह को एनोड। और कैथोड जो है दैट इज एज वी नो रिडक्शन के लिए है, राइट, कैट से हम लोग इसको याद रखते हैं। और यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा होता है। तो अगर हम लोग बात करें बैटरी की, तो उसका जो नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है, उससे इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे हैं, तो वहाँ उसको हम लोग कहते हैं एनोड, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। और पॉजिटिव साइड जो इलेक्ट्रॉन्स को ले रही है इसको हम लोग कहते हैं कैथोड। अलबत्ता इसको हम लोग डायोड पर कैसे अप्लाई करते हैं? अब डायोड के अंदर एक्चुअली में कोई नेगेटिव और पॉजिटिव साइड नहीं है। हम लोग सिंपली जो हमारे पास एन टाइप वाली जगह है उस साइड को हम लोग कहते हैं नेगेटिव, जैसे सिंबल, और जो पी टाइप वाली साइड है उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव, ओके। तो इसके अगर हम लोग देखें तो वही अगर ये एन टाइप है तो इधर हो सकता है बस एक मतलब सिंपली एक मेटल कंडक्टर लगा हुआ है जैसे सिंबल, यानी कि ये भी एक किस्म की वायर ही है, बस बड़ी वायर उन्होंने लगाई हुई है इधर, राइट, इस जगह पर, यानी एन टाइप का ये वाला कोना, ओके। इस कोने के ऊपर आपके पास इसको हम लोग कहते हैं जैसे द नेगेटिव साइड ऑफ द डायोड। और ऑफ कोर्स हम लोग बात करेंगे फॉरवर्ड बायस की, रिवर्स बायस में तो जनरली करंट फ्लो ही नहीं करता डायोड में। तो जैसे नेगेटिव साइड और मान रहे हैं हम लोग इसको हम लोग ने नेगेटिव और पॉजिटिव साइड कनेक्ट किया हुआ है। तो क्लियरली फॉरवर्ड बायस के अंदर नेगेटिव, इधर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, राइट, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो इधर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो नेगेटिव इधर डायोड का नेगेटिव कैथोड होता है, तो ये उलट है बैटरी से। और जो डायोड का पॉजिटिव साइड है, इधर से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, राइट, ये पॉजिटिव साइड इनको फॉरवर्ड बायस के अंदर अट्रैक्ट कर रही है। तो इसको हम लोग कहते हैं दिस पॉजिटिव साइड इज कॉल्ड द एनोड ऑफ द डायोड, ओके। तो इसलिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये है हमारे पास डायोड के एनोड और कैथोड। बस सिंपली जो एन टाइप है उसको हम कैथोड कहते हैं, जो पी टाइप है उसके इस वाले हिस्से को हम लोग एनोड कहते हैं, एन टाइप वाले को कैथोड कहते हैं, ओके। अब इसके बाद हमारे पास जो डायोड का सिंबल था ये भी हम लोगों ने देखा था सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। अब उसको हम लोग इसके साथ रिलेट करेंगे। तो अब अगर हम लोग देखें तो डायोड के अंदर करंट किस तरफ फ्लो करें, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट है, तो फोर्स फ्लो करा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हम लोग डायोड की सिंबल बनाते हैं, हम इस तरह से बनाते हैं कि हमारे पास, जिस तरह हमने पहले भी देखा था, हमारे पास ये फॉर एग्जाम्पल पीछे से वायर आ रही है और आगे जाकर जो पॉजिटिव साइड है डायोड की, करंट से हमारे पास जाना है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके, इधर फॉर एग्जाम्पल। तो हम लोग इसको इस तरह से बनाएंगे कि हमारे पास इस तरफ एक एरो है, ओके, हम इस तरह से एक एरो बनाएंगे समथिंग लाइक दिस, कि हमारे पास जो कन्वेंशनल करंट है वो इस तरफ फ्लो करेगा। फिर हम एक बड़ी सी डंडी बनाएंगे, ये डंडी जैसे नेगेटिव साइड है, ये डंडी आपको रिप्रेजेंट करेगी आपके कैथोड को, और ये वाली जो साइड है एरो वाली ये रिप्रेजेंट करती है आपकी एनोड को, यानी इसका ये वाला सिरा, और फिर आपके पास आगे इस तरफ ही चल पड़ेगा। तो बुनियादी तौर पर जैसे नेगेटिव साइड ये जो लंबी वाली जगह है, जैसे पॉजिटिव साइड जो एरो के इस तरफ है। तो करंट हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे, लेकिन जो डायोड का सिंबल के अंदर हम शो करते हैं वो जो एरो है वो कन्वेंशनल करंट को शो करती है। तो जब भी आप डायोड का सिंबल देखें आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारे पास
ये लिखा नहीं होगा, आपको पता चल जाना चाहिए एरो कि ये वाली जो लंबी वाली साइड है दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। हालांकि एक्चुअली में तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो करेंगे, लेकिन करंट इस तरफ फ्लो करेगा। तो डायोड, ये डायोड इस तरफ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने देगा, इस तरफ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं करने देगा, क्योंकि ये डायोड है। ओके, डायोड का काम है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ एक तरफ फ्लो करने देगा। करंट के हिसाब से बात करें तो वो करंट को इस तरफ फ्लो करने देगा और इस तरफ करंट को फ्लो नहीं करने देगा, विच इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जस्ट कन्वेंशनल। ओके, तो ये था हमारे पास डायोड। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। चलो, डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ अ लाइट इमिटिंग डायोड इन पासिंग करंट इन वन डायरेक्शन ओनली एंड इमिटिंग लाइट। एक लाइट इमिटिंग डायोड क्या है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एन एलईडी। इसका एक्शन बताइए, यानी कि ये क्या करता है। तो इसके बारे में आपने सुना ही होगा। तो ये सिंपली एक डायोड है, लेकिन ये जब इसके अंदर से करंट पास करता है, जिसका हमने सिंबल भी देखा था, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास डायोड जा रहा है। ओके, कन्वेंशनल कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये हमारे पास लाइट इमिट करता है। एलईडीज जो हमारे पास नॉर्मल बल्ब्स हैं घरों के अंदर, वो एलईडीज होते हैं, यानी लाइट इमिटिंग डायोड्स। डायोड है लेकिन लाइट इमिट करता है जब इसको फॉरवर्ड बायस किया जाएगा। तो सबसे पहले ऑफकोर्स ये करंट को सिर्फ एक ही तरफ पास करने देगा, दूसरी तरफ से पास नहीं करने देगा, और साथ में ये लाइट को भी इमिट करेगा। ये कैसा खास डायोड है और ये करता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो एक तो थे हमारे पास पुराने वाले बल्ब्स, जो हमारे पास पुराने बल्ब्स होते हैं जिनको हम कहते थे इनकैंडेसेंट बल्ब्स या फिलामेंट बल्ब्स। उनके अंदर ये होता था कि हमारे पास अगर ये बल्ब है, ओके, तो इसके अंदर हमारे पास इस तरह से एक तार होती थी, एक फिलामेंट होती थी टंगस्टन की। जब हम लोग यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन्स को पास करते थे तो ये वाली जगह हीटअप होती थी, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होती थी। उस हीट से हमारे पास लाइट प्रोड्यूस होती थी, क्योंकि हीट से हल्की फुल्की लाइट भी प्रोड्यूस होती है। अलबत्ता ये कोई अच्छा तरीका नहीं था लाइट को प्रोड्यूस करने का, क्योंकि इससे 90% आपके पास हीट प्रोड्यूस होती थी, जो हमें नहीं चाहिए। हम लोग इसको हीटर के तौर पर नहीं यूज कर रहे, सिर्फ 10% लाइट प्रोड्यूस होती थी। तो लाइट हमें मिल तो जाती थी, लेकिन इसमें बिजली बहुत ज्यादा लगती थी, बिजली काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी जाया हो जाती थी हीट प्रोड्यूस करने में। तो हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए था जिसमें हीट काफी कम प्रोड्यूस हो और काफी हद तक लाइट प्रोड्यूस हो। तो वो तरीका है हमारे पास एलईडीज, यानी लाइट इमिटिंग डायोड्स। नो, एलईडी किस तरह से काम करेगा कि आपके पास जब इधर आपके पास ये था आपका फॉर एग्जांपल पी, मतलब पी एन जंक्शन आपने बनाना है, तो एक तरफ आपके पास है एन और एक तरफ आपके पास पी में भी दिस पी टाइप, दिस एन टाइप, और ये आपको पी एन जंक्शन मानते हैं। हम इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, यानी इधर हम लोग पॉजिटिव साइड लगाते हैं, इधर हम लोग नेगेटिव साइड लगाते हैं बैटरी की। हमने इसको फॉरवर्ड बायस किया है। तो फोर्स इधर पी में हमारे पास बहुत सारे होल्स हैं। ओके, इधर पी में हमारे पास बहुत सारे होल्स हैं और इधर फोर्स साइड में हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, कुछ माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स इधर भी होंगे, मैं अभी उनको नहीं ड्रॉ कर रहा। तो यहाँ पर अब हमारे पास मानते हैं हम लोग नॉर्मल डायोड के अंदर क्या होगा, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन के डायोड के अंदर हम लोग यहाँ पर करंट पास करते हैं। करंट ऑफ कोर्स पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो ऑफ कोर्स हो ये रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अगर 0.7 वोल्ट से ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से फोर्स मिलेगी और वो इधर होल को जाकर डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी होल के अंदर जाके बैठ जाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं रहे और होल भी खत्म हो गया। फ्री इलेक्ट्रॉन ये था कि वो आसानी से जंप कर रहे थे, होल ये था कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। जब वो उधर चले गए तो जंप करना उनका खत्म हो गया और वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन नहीं था वो भी चीज़ खत्म हो गई। तो दोनों चीज़ें खत्म हो गई हैं। लेकिन इनको यहाँ तक जाने के लिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन बने, इनको कुछ एनर्जी मिले, जो ऑफ कोर्स इनको वोल्टेज ने दी। लेकिन जब जब यहाँ पर जाकर इस एटम के अंदर जाकर जुड़ेंगे होल में, तो ये कुछ एनर्जी वापस देंगे, यानी कि ऑफ कोर्स होल की जो एनर्जी लेवल है वो काफी कम है और फ्री इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल ज्यादा है। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन लिटरली यहाँ से वहां तक जंप किया है, जंप करने के लिए उसको कुछ एनर्जी चाहिए। उसने वो एनर्जी ली फ्रॉम द वोल्टेज, यहाँ पर आया, तो जब उसको इस एटम के अंदर जाकर होल में बैठना है तो कुछ एनर्जी वापस देनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी उसको एनवायरमेंट में देनी पड़ेगी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जाकर इस होल को फिल करता है तो साथ में कुछ एनर्जी को रेडिएट करता है। नॉर्मल डायोड्स में, सिलिकॉन डायोड्स में ये एनर्जी वो रेडिएट करता है एज हीट। ओके, तो आपका डायोड गर्म होगा। लेकिन कुछ खास डायोड के मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि ग्रेमियम के साथ अगर हम लोग आर्सेनिक को करें, उस किस्म के कुछ हमारे पास मटेरियल्स होते हैं, जिनको अगर हम लोग उनके अंदर जब हमारे पास ये चीज़ होती है तो हमारे पास ये जो चीज़ इमिट होती है, दिस इज लाइट। ओके, इंस्टेड ऑफ हीट इज लाइट। कुछ हीट भी होगी लेकिन मेजॉरिटी लाइट होती है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो एक्चुअली में डायरेक्टली लाइट इमिट हो रही है। जो हीट इमिट हुई है, जो रेडिएशन इमिट हुई है, वो एक फोटोन ऑफ लाइट है। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि हीट ने लाइट प्रोड्यूस की है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के थ्रू, बल्कि डायरेक्टली हमारे पास लाइट जो है इमिट हुई है। इस वजह से जो इसको हम लोग कहते हैं एलईडी के, ये लाइट इमिटिंग डायोड बन चुका है, ये लाइट को इमिट करता है। और इसकी जो आपके पास एफिशिएंसी है, यानी इसकी तकरीबन 50% है, यानी ये 50% इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है। 50% लाइट देगा आपको, ऑफ कोर्स 50% हीट भी होगी, लेकिन कंपेयर टू इनकैंडेसेंट बल्ब ये बहुत गुड है। इनकैंडेसेंट बल्ब में कभी कभी 5% लाइट भी होती थी। ओके, 10% से तो ऊपर कभी नहीं जाती थी। 50% लाइट और कभी कभी इसमें 60% भी होती है। ये बहुत गुड है कंपेयर टू इनकैंडेसेंट बल्ब। इसलिए आजकल हम लोग एलईडीज यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ इनकैंडेसेंट बल्ब्स। और खास बात यही है एलईडीज की कि ये करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करने देते हैं, दूसरे डायरेक्शन में करंट को फ्लो नहीं करने देते। नेक्स्ट असल है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ रिलेज इन स्विचिंग सर्किट्स। ये असल हमारे पास फॉर्मेटिव है, इसलिए अभी हम इसको नहीं करेंगे डिटेल में। वैसे ही इसके ऊपर रिलेज के अंदर बात है, पेडल बोर्ड के अंदर ये असल नहीं आएगा पेपर के अंदर। अलबत्ता जो रिलेज हैं इनके बारे में हमने ऑलरेडी हल्की फुल्की बात की थी कि ये हमारे पास रिमोट कंट्रोल स्विचेस होते हैं। बस ये अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए, रिलेज रिमोट कंट्रोल स्विचेस है, मजीद इनकी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट असल है एक्सप्लेन दैट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर बिल्ट फ्रॉम डिजिटल लॉजिक सर्किट्स दैट कनेक्ट एज स्विचेस दैट कैन कन्वर्ट इनकमिंग वोल्टेज इनटू बाइनरी इलेक्ट्रिकल पल्सेस ऑफ हाई एंड लो। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज की। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको बिल्ड किस तरह से किया जाता है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर डिजिटल लॉजिक सर्किट्स होते हैं, जिनको बिल्ड किया जाता है ट्रांजिस्टर्स के थ्रू। हम लोग डिजिटल लॉजिक सर्किट्स क्या हैं और कैसे वर्क करते हैं इनको भी हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। लेकिन होता सिर्फ ये है कि हमारे पास कोई भी चीज़ है, कंप्यूटर उसको
एक कोड के अंदर स्टोर करता है या उन पल्सेस के थ्रू वो उसको पढ़ता है। दीज आर कॉल्ड बाइनरी इलेक्ट्रिक पल्सेस। हम लोग इस तरह से इनको रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे जो लॉजिक सर्किट्स हैं, अगर हम इनके अंदर हाई वोल्टेज भेजें, जो आपको पता ही है, तो इसके ऊपर ये रजिस्टर करते हैं 1, और अगर हम इसको लो वोल्टेज भेजें तो इसके ऊपर रजिस्टर करते हैं 0। यानी 1 का मतलब है ऑन स्टेट और 0 का मतलब है ऑफ स्टेट। इसका क्या मतलब है? तो अब अगर हम लोगों ने कोई भी काम किया है और अपने सर्किट के थ्रू हाई वोल्टेज भेजा है, तो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, लॉजिक गेट्स होते हैं, जिसको इसको पढ़ते हैं कि हमने उसको कोई कोड भेजा है और उसको वो ट्रांसलेट करते हैं एज 1। अगर बहुत कम वोल्टेज है इसको वो ट्रांसलेट करते हैं 0। तो ये दो आपके पास स्टेट्स हैं जो कि वो ट्रांसलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग चाहते हैं हम कीबोर्ड के ऊपर ए को टाइप कर लें, तो ए को टाइप करने के लिए एक्चुअली में जो हमारे पास नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर एक कोड होता है, और अगर मैं वो स्पेसिफिक कोड यहाँ पर लिखूँ तो हमारे पास वो है 01, ये हमारे पास ये वाला स्पेसिफिक आप देखें 011 के हमारे पास 8 डिजिट का एक कोड है, पूरा बाइनरी कोड है जिसके अंदर सिर्फ 0 और 1 मौजूद है। बाइनरी का मतलब होता है जिसके अंदर सिर्फ 2 लेटर्स आपके पास मौजूद हैं। इस कोड को जब ये कोड मिलेगा कंप्यूटर को ये कोड कैसे मिलेगा? कंप्यूटर को मिलेगा लो वोल्टेज, फिर कंप्यूटर को मिलेगा हाई वोल्टेज, फिर लो 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 और फिर हाई, यानी इस तरह से उसको ट्रांसलेट करेगा, तो जाकर वो टाइप कर देगा ए लेटर। और ये मैं स्पेसिफिकली आपको ए के लिए बता रहा हूँ, बाकी के लिए ये डिफरेंट होता है और ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ एज एन एग्जाम्पल बताया। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर आपके पास डिफरेंट स्विचेस होते हैं या लॉजिक गेट्स होते हैं जो इनकमिंग वोल्टेज है उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल पल्सेस में, जहां पर वो हाई वोल्टेज को 1 में कन्वर्ट करते हैं और लो वोल्टेज को 0 में कन्वर्ट करते हैं, जो कि एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है। एक्सप्लेन दैट बूलियन लॉजिक इज द बेसिस फॉर कन्वर्टिंग एनालॉग डाटा टू डिजिटल डाटा। दिस इंक्लूड्स नोइंग दैट बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा या डेटा इन कंप्यूटिंग ईदर 1 और 0, ईच 8 बिट्स मेक अप अ बाइट। तो ये हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉर्ज बूली। इस शख्स ने क्या किया कि इसने हमें एक तरीका बताया कि जिसके थ्रू हम लोग लॉजिक को, यानी जो हमारी एवरीडे लॉजिक है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डिजिटल लैंग्वेज में। ओके, तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग एनालॉग डाटा, यानी कि जो हमारा नॉर्मल डाटा है, एनालॉग डाटा से मुराद जैसे कि हम लोगों के पास जो एक कंटिन्यूअस डाटा है, जो हमारे पास हम जिसको फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी साउंड है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग अपनी फिजिकल लाइफ में सुनते हैं, इसको डिजिटल डाटा में यानी एक वर्चुअल डिस्क्रीट डाटा के अंदर, जो कि एक्चुअल में हम नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करें, उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसका एक तरीका इसने हमें दिया जिसको कहा जाता है बूलियन लॉजिक, जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट एसएलओ के अंदर। लेकिन बूलियन लॉजिक सिंपली ये है कि तमाम कंप्यूटर्स, तमाम स्मार्टफोन्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो आजकल आपके पास इस पे काम करती हैं कि जो भी चीज़ वो स्टोर करती हैं वो इसकी मदद से स्टोर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी ए की। अब ए के अंदर क्या होता है कि ये एनालॉग डाटा को लिया जाता है, एनालॉग डाटा के अंदर वोल्टेज होगा, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। बूलियन लॉजिक के अंदर आपको सिर्फ 2 वैल्यूज होती हैं, इधर 1 विच इज द ट्रू वैल्यू हाई वोल्टेज, या फिर 0 जब आपके पास लो वोल्टेज आएगा करंट के अंदर। हम लोग इसको पढ़ इसलिए नहीं है कि ये वोल्टेज से रिलेटेड है, वैसे तो ये कंप्यूटर का टॉपिक है। तो इसके थ्रू हम लोग ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर को ए का कुछ नहीं पता। हाँ, वो वोल्टेज इसके थ्रू एक सीक्वेंस बना सकता है। तो अगर कंप्यूटर को मिलता है, पहले आपके पास कोई वोल्टेज नहीं मिलता, बहुत कम वोल्टेज मिलता है, फिर उसको एकदम काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज मिलता है, फिर उसको जाकर 5 मरतबा काफ़ी कम वोल्टेज मिलता है और फिर उसको जाकर एकदम से जो है वो हाई वोल्टेज मिलता है। तो इस सीक्वेंस को वो समझ जाएगा, वो इसको ट्रांसलेट करेगा इसमें, और फिर वो समझ जाएगा कि मैंने जो चीज़ रिप्रेजेंट करनी है दैट इज ए। ओके, तो ये आपके पास कन्वर्ट जो करेगा इट विल यूज बूलियन लॉजिक, जिसको देखेंगे कि कौन से वो लॉजिक गेट्स हैं। लेकिन इसके अंदर आपके पास ये जो एक चीज़ है इधर 1 और 0, इसको हम लोग कहते हैं बिट, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। और इसके बाद जाकर नॉर्मली जो हम डाटा स्टोर करते हैं हम लोग 8 बिट्स के मदद से स्टोर करते हैं। 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं, जैसे कि इधर ये 8 आपके पास डिजिट्स हैं, तो यहाँ पास 1 बाइट है। आपने सुना होगा केबी यानी किलो बाइट्स और मेगा बाइट्स, किलो बाइट्स यानी 1000 बाइट्स। ओके, तो एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कंप्यूटर कोई इमेज स्टोर करता है, तो मे बी वो है आप इमेज आपके पास मे बी 2 MB की, यानी 2 मेगा बाइट्स की, तो उसके अंदर तकरीबन 2 मिलियन बाइट्स मौजूद हैं। ओके, मेगा जो प्रीफिक्स है, मिलियन आपके पास बाइट्स उसके अंदर मौजूद हैं। इस तरह के डिफरेंट बाइट्स मौजूद हैं, हर पिक्सल के लिए आपके पास एक एक बाइट मौजूद है। एक बाइट ने आपको एक खास पिक्सल रिप्रेजेंट की, दूसरी और मिलकर उन्होंने आपको एक फुल इमेज बना दी है, जिसके अंदर इतनी ज़्यादा बाइट्स हैं, क्योंकि ऑफकोर्स एक बाइट तो मुश्किल से ये रिप्रेजेंट कर सकती है एक फुल इमेज के लिए, फुल डिटेल इमेज के लिए, जिसके अंदर ज़्यादा कलर्स आपको फुल एक बाइट चाहिए होगी। तो इस तरीके से आपने एक एनालॉग डेटा को डिजिटल डाटा में या डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर दिया है। आपके कंप्यूटर ने इस ए को इस तरह से नहीं पढ़ा, बल्कि आपके जो कंप्यूटर है उसने इस तरह से सिग्नल्स भेजे हैं आपकी स्क्रीन को कि पहले उसने कोई वोल्टेज नहीं भेजा, फिर उसने एक वोल्टेज भेजा, फिर उसने कोई वोल्टेज, ऐसा 0 और 1 नहीं, ऐसे नहीं कि वो कोई टेक्स्ट भेजता है जो ये है, बल्कि पहले वो कोई वोल्टेज नहीं भेजेगा, फिर वोल्टेज भेजेगा, फिर बहुत कम, फिर बहुत कम, फिर बहुत कम, लो वोल्टेज, लो वोल्टेज, लो वोल्टेज और फिर हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज का मतलब है उनकी एक थ्रेशोल्ड सेट होती है, इससे नीचे लो है और इससे ऊपर हाई है। लेकिन यूजिंग दीज सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल करके वो इसको बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, बिट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, बाइट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और ये आप यूज़ करें हैं बूलियन लॉजिक को। बूलियन लॉजिक सिर्फ ये कहती है कि आपके पास 2 स्टेट्स हैं, इधर 1 और 0, और आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग वोल्टेजेस। तो असल भी यही था कि बूलियन लॉजिक बेसिस है आपकी एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग करते हैं। और इसके अंदर आपको पता होना चाहिए बिट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा है,
कंप्यूटर्स के अंदर, कंप्यूटिंग के अंदर, और वो या तो 1 होता है या 0, और 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाती हैं। State in words and in truth table form the action of logic gates specifically of and or NAND nor and not। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये हैं लॉजिक गेट्स जिनको हम लोग बूलियन ऑपरेशंस भी कहते हैं। अब ये बहुत ही सिंपल है, जो हमने अभी बूलियन लॉजिक पढ़ी कि हमारे पास इधर 1 होगा या फिर 0 होगा, जो कि हमारे पास लो वोल्टेज होगा 0 यानी फॉल्स, और हाई वोल्टेज होगा 1। अक्सर औकात हमें इनको कंबाइन करना पड़ता है, उसको हम लोग करते हैं यूजिंग लॉजिक गेट्स। फॉर एग्जांपल, जो सबसे पहले हमारे पास 3 बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं। जो सबसे पहला हमारे पास लॉजिक गेट है वो है हमारे पास एंड लॉजिक गेट। ओके, एंड गेट, ये हमारे पास कैसा गेट है, तो मानते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक तार है, ये एक तार है, और हमारे पास आगे जाकर एक एंड गेट है। अब गेट का ये मतलब है कि यहाँ पर आगे एक स्विच होता है जो कि आमतौर पर ट्रांजिस्टर्स के बने होते हैं, जो कि एक्चुअली में इस सिग्नल को थोड़ा सा एम्पलीफाई है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता है। एंड गेट का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से आप लोग एंड गेट को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके डिवाइस में एक्चुअली में इस तरह की कोई चीज़ नहीं बनी होगी, बल्कि यहाँ पर कोई स्विच वगैरह कम्प्लेक्स चीज़ लगी होगी, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद आपको जाकर फाइनल एक सिग्नल आता है। इसका क्या मतलब है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंड गेट है क्या, फिर हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एंड गेट हमारे पास सिंपली ये करता है कि हमारे पास एक ट्रू सिग्नल होगा, ट्रू इफ बोथ आर ट्रू। ओके, तो एंड गेट को अगर हम लोग वर्ड्स में डिफाइन करें तो इसका मतलब ये है, तो हम लोग ये कहेंगे कि इट इज़ अ लॉजिक गेट विच ओनली रीड्स ट्रू इफ बोथ ऑफ द इनकमिंग सिग्नल्स आर ट्रू। इसका क्या मतलब है, ओके, ट्रू इफ बोथ ट्रू, सो द आउटपुट सिग्नल इज ओनली ट्रू इफ बोथ आर ट्रू। ट्रू का तो मतलब है 1। ओके, 1 और 0 के फॉर्म में जो हमारे पास डाटा है उसके अंदर 1 वाले को हम लोग ट्रू वैसे कहते हैं, 0 वाले को फॉल्स कहते हैं, या 1 वाले को हम लोग ऑन भी कह सकते हैं, 0 वाले को ऑफ भी कह सकते हैं। ओके, यानी इसके अंदर हाई वोल्टेज है, इसके अंदर लो वोल्टेज है, और ये एक थ्रेशोल्ड सेट होती है डिफरेंट कंप्यूटर्स के अंदर। तो मान लेते हैं कि हमारे पास इस पहली वाली के अंदर एक, मैं यहाँ पर एक्चुअली में टेबल बनाऊंगा। ओके, इसके अंदर मैं यहाँ पर रखूंगा अपना एक्स, हम लोग कहते हैं, यहाँ पर मैं रखता हूँ अपना वाई, और यहाँ पर मैं रखता हूँ जी। इसका क्या मतलब है कि ये मेरे इनकमिंग है, तो दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई एंड दिस इज द जी। यहाँ से ये दोनों मेरे इनकमिंग है, और फिर आउटकम जो है वो क्या होगा। बल्कि मैं इसको एक्चुअली में नाम थोड़ा सा डिफरेंट देता हूँ, जो आमतौर पर मतलब इस तरह नाम दिए जाते हैं, इसको ए कहा जाता है, इसको बी कहा जाता है, इसको एक्स कहा जाता है। ओके, तो मैं ऐसा देता हूँ, दिस इज ए में बी, यहाँ टॉप वाला ए है, ये वाला बी है, और जो हमारे पास आउटपुट आएगा दैट इज एक्स। होगा सिर्फ ये कि जब हमारे पास ए और बी दोनों जो है वो 1 होंगे, ओनली देन हमारे पास आउटपुट भी 1 होगा। तो फॉर एग्जांपल ए के अंदर हमारे पास आता है एक लो वोल्टेज 0, बी के अंदर भी लो वोल्टेज आता है, तो एक्स भी 0 होगा। ओके, हम लोग इसको भी यहाँ से यहाँ कोई करंट नहीं गुजरेगा, यहाँ बहुत कम करंट गुजरेगा, लो वोल्टेज होगा। फिर मान लेते हैं ए के ऊपर आपके पास आता है एक हाई वोल्टेज, लेकिन बी पर आता है लो वोल्टेज 1 0, तो अब हमारे पास क्या होगा, अभी हमारे पास जाके 0 ही होगा। ओके, क्योंकि हमारे पास दोनों होने चाहिए 1, तब जाके 1 हमारे पास रजिस्टर होगा। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर से जो वोल्टेज आता है, तो बूलियन लॉजिक से हम उसको कन्वर्ट करें, यहाँ पर पहले वाले में आता है 0, जबकि दूसरे वाले में आता है 1, तो यहाँ होगा 0। दोनों में 1 आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास होगा 1। ओके, तो सिर्फ एक सूरत में इधर 1 आ रहा है, यही 4 सूरतें हैं। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं ट्रुथ टेबल, कि ये हमारे पास सच हमें बता रहा है कि जब हम लोग डिफरेंट इसके अंदर डालेंगे अपने जो 0 ही 1 ही है, लेकिन उनको डिफरेंट सिचुएशन में डालेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या होगा। तो अगर हमें वाकई में एक रजिस्टर करना है ट्रू, तो हमें दोनों को ट्रू करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, हम कब इसको यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सिस्टम है जो कि हमारे पास एक लॉगिन सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी अकाउंट का या किसी भी हमारे पास ऑनलाइन वेबसाइट का एक लॉगिन सिस्टम है, उसके अंदर आपका लॉगिन सिर्फ तब होता है जब आपकी जो ईमेल है या आपकी जो आईडी है वो भी ठीक हो, और साथ में आपका पासवर्ड भी ठीक हो। इनमें से कोई एक भी गलत है तो लॉगिन नहीं होता। तो वहाँ पर क्या होगा कि आप एक असाइन कर देंगे ईमेल को, और एक आपका असाइन कर दिया जाएगा पासवर्ड को, और यहाँ पर एक लॉजिक गेट आप लोग यूज़ कर लेंगे। मतलब लॉजिक गेट सिर्फ यहाँ पर आपने एक ऑपरेशन करनी है। आपकी ईमेल ठीक हुई तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रू, यानी यहाँ पर हाई वोल्टेज आएगा 1। आपका पासवर्ड ठीक हुआ, यहाँ पर आ जाएगा 1। लेकिन इनमें से कोई एक भी 0 हुआ तो आपके पास जो एक्स है वो भी 0 होगा, यानी आप लोग लॉग इन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये आपका सिर्फ एक लॉजिक गेट है, यानी इस गेट से पीछे और आगे इनकमिंग और आउटकमिंग वोल्टेज का बैरियर है, और एक ऑपरेशन लगाकर वो डिसाइड करेगा कि आपका आउटकमिंग वोल्टेज क्या है। इसको जब आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके पास जो एक्स है दैट इज गोइंग टू बी ए मल्टीप्लाइड बाई बी, क्योंकि नंबर्स के लिहाज से यही बात हो रही है। ए मल्टीप्लाइड बाई बी 0, 0 मल्टीप्लाइड 1 0, 0 मल्टीप्लाइड 1 0, 1 मल्टीप्लाइड 1 1। तो रिप्रेजेंट इसको हम लोग इस तरह से करते हैं, बट इसका सिंबल ये है। एक्चुअली में ऐसी कोई डिवाइस नहीं लगी होती, बस ये एक सिंबल है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं इस गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेकंड जो आपके पास गेट है, दिस इज और गेट। अब मैं इनकी एग्जांपल से नहीं बताऊंगा, हम लोग बहुत से सिचुएशन में इसको यूज कर सकते हैं। मैंने बस आपको एक आइडिया देना था जो मैंने एक एग्जांपल से बता दिया है। और गेट को आप खुद से एग्जांपल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक अलार्म सिस्टम बनाया है, वो अलार्म सिस्टम तब भी बजेगा जब आपके पास कोई विंडो तोड़ी जाती है, वो तब भी बजेगा जब कहीं पर आग लगती है। तो कोई एक भी हो जाए तो वो बच जाएगा, और है भी यही। और गेट ये है कि कोई एक भी ठीक होगा तो वो ट्रू कंसिडर कर लेगा। ओके, तो अगेन हमारे पास 2 सिग्नल्स आ रहे हैं, इनके अंदर से कोई एक भी ठीक हुआ तो 1 आ जाएगा। एंड का ये ऑपोजिट है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका सिंबल है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। वो हमारे पास इस तरह का इसका सिंबल है, दिस सिंबल। ये हमारे पास सिंबल है और का। सिंबल आपको याद करने पड़ेंगे। ये सिंबल है एंड का, देन ये सिंबल है आपके पास और का। ओके, ये आगे ये नहीं है, बस इस तरह से है। और गेट के अंदर ऑफ कोर्स अब आप इसको डिफाइन करना है वर्ड्स के अंदर, तो इट विल रजिस्टर द आउटकमिंग सिग्नल एज ट्रू इफ एनी वन ऑफ द इनकमिंग सिग्नल इज ट्रू। ओके, सो ट्रू इफ एनी वन इज ट्रू। मैं फुल सेंटेंस नहीं लिखा,
ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाऊं तो हम लोग करेंगे ए, बी और एक्स। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास ए है 0, बी है 0, यानी दोनों के अंदर लो वोल्टेज है, तो यहाँ पर भी होगा 0, कोई एक तो होना चाहिए। लेकिन हमारे पास ए है 1, बी है 1, तो हमारे पास ये होगा 1, क्योंकि कोई एक होना चाहिए। तो हमारे पास ए है 0 और बी है 1, तो एक तो हो गया, तो ये भी होगा 1। हमारे पास ये है 1 और ये है 0, तभी हमारे पास यहाँ पर होगा 1। ओके, तो इस तरीके से कोई एक होना चाहिए, तब हमारे पास ये जो और गेट है वो रजिस्टर करेगा ट्रू वैल्यू। तो एंड के बिल्कुल ऑपोजिट इसका ट्रुथ टेबल बन रहा है। तो दिस इज द ट्रुथ टेबल। अब इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जहाँ पर आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कंसीडर करें कि आपने अपना पासवर्ड रिकवर करना है। पहले हमने लॉगिन किया था, लेकिन अब आपके पास आपकी ईमेल मौजूद है, लेकिन अब अपने अपना पासवर्ड रिकवर करना है, अपना पासवर्ड भूल गए हैं। तो आमतौर पे, हालांकि न्यू वेबसाइट्स पे इस तरह नहीं है, लेकिन आमतौर पे जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है कि आप यहाँ तो अपनी ईमेल के थ्रू पासवर्ड को वेरीफाई कराने जो रिकवरी ईमेल है, या फिर आप अपने फ़ोन नंबर के थ्रू उसको वेरीफाई कराएं। तो कोई एक भी आप कर लेते हैं तो आमतौर पर पासवर्ड रिकवर हो जाता है। तो वो आप लोग फिर और गेट वहाँ पर यूज़ होगा। इसके बाद है आप लोगों के पास नॉट। ओके, थर्ड बेसिक जो आपके पास गेट है दैट इज नॉट गेट, और ये एक्सट्रीमली सिंपल है। इसमें सिर्फ आपके पास रिवर्स करना है आपके सिग्नल को। ओके, रिवर्सेस द सिग्नल। इसका मतलब है अगर तो वो अब इसके अंदर सिर्फ एक ही सिग्नल आता है। ओके, एक सिग्नल आएगा और इसका जो सिंबल है आपके पास वो कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा डायोड से रिजम्बलिंग है। इस तरह से इसका एक सिंबल है। आपके पास जो इनपुट है मे बी दैट इज एक्स, इसने उसका जो आउटपुट है उसको उलट कर देना है। ओके, उसको ये अगर ए था इसको ए डैश बना देना है, या ए बार बना देना है, रिवर्स कर देना है सिग्नल को। ट्रू था उसे फॉल्स कर देगा, फॉल्स था तो उसे ट्रू कर देगा। तो अच्छा, वैसे एक और चीज़ हमने और के बारे में ये नहीं कहा, और को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। ओके, क्योंकि अगर देखें 0 + 0 0, 1 + 1 1, जी हाँ, ये जो आपके पास प्लस है ये वो लिटरल सेंस वाला ऐड नहीं है। ये हमारे जो बूलियन लॉजिक है उसके अंदर हम लोग प्लस का मतलब लेते हैं। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास 1 + 1 1 ही आएगा। ओके, 0 + 1 1, 1 + 0 1, इसीलिए आपने इसको इसी प्लस लिखना है, हमने ये नहीं करना भी ऐड द इनपुट्स। और इस तरीके से यहाँ पर भी अगर आप देखें हमने मल्टीप्लाई का साइन नहीं डालना, ये डॉट डालना है, क्योंकि ये आपके पास बूलियन लॉजिक का मल्टीप्लाई है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉट गेट की। इसने सिग्नल को रिवर्स करते हैं। तो मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाऊँ तो उसका ट्रुथ टेबल बहुत ही छोटा बनता है। 0 का ये बनाएगा 1, ओके, और फिर आपके पास ये 1 का बना देगा 0। दिस इज द ट्रुथ टेबल। बस यही ट्रुथ टेबल पॉसिबल है, जाहिर है, और कोई इसके अंदर इनपुट आप डाल नहीं सकते। सिंपल इसने उसको रिवर्स कर देना है। इसके भी आपके पास कई सारे यूज है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने अक्सर देखा होगा आपके जो सॉफ्टवेयर है उनके अंदर एक होता है डार्क मोड, लेकिन मेजॉरिटी जगहों पर आपके पास इतना होता है कि आपने डार्क मोड को ऑन करना होता है, यहाँ पे आपने डार्क मोड को ऑफ करना होता है। अक्सर लाइट मोड की कोई ऑप्शन नहीं दी गई होती। जब आप डार्क मोड को ऑन करते हैं तो डार्क मोड ऑन हो जाता है, जब डार्क मोड को ऑफ करते हैं तो लाइट मोड ऑन हो जाता है। लेकिन अलग से कोई जगह नहीं दी गई होती कि ये लाइट मोड ऑन करने की जगह है। लाइट मोड डिफॉल्ट होता है, उधर से अपने डार्क मोड पर जाना है तो फिर आपको डार्क मोड ऑन करना पड़ेगा। ऑफ करेंगे तो वापस लाइट मोड पर आ जाएंगे। ओके, तो इसके अंदर जब आप लोग डार्क मोड ऑन करते हैं तो रजिस्टर होगा 1, लेकिन फॉर जो एक्चुअल आपको रिप्रेजेंट हो रहा है उसके अंदर चूंकि डिफॉल्ट आपके पास लाइट मोड था तो वो ऑफ हो जाता है। तो 1 से आप 0 पर जाने हैं यूजिंग द नॉट गेट, यानी जब डार्क मोड ऑन हो तो लाइट मोड ऑफ हो जाए। डिफॉल्ट लाइट था उधर से उसने ऑफ होना है, लेकिन जैसे ही मैं डार्क मोड को ऑफ करूँगा तो डिफॉल्ट लाइट मोड था वो ऑन हो जाए, यानी डार्क मोड अगर 0 है तो लाइट मोड के लिए हम 1 रजिस्टर करेंगे। तो जब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपने उसके अंदर सिंबल के अंदर हम कहते हैं एक्स इज इक्वल टू ए डैश। ये थे आपके 3 बेसिक लॉजिक गेट्स। इसके बाद आपके पास 2 और लॉजिक गेट्स हैं, इनको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल गेट्स। उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपके पास नैंड गेट। अब ये आपके पास क्या है, ये बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने सिंपली ये करना है कि आपने सबसे पहले अपना दोनों सिग्नल्स हैं इनके साथ हमें लगाना है एक एंड गेट। वो तो आपको पता ही है क्या है। एंड गेट लगाने के बाद इसके बाद आपने लगा देना है एक नॉट गेट। ओके, ये चीज़, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं नैंड गेट। ओके, तो इस चीज़ को हम लोग कहेंगे नैंड गेट। पहले आपके पास एंड है और फिर उसके बाद आपने नॉट है, यानी एंड का सिग्नल है उसको रिवर्स करना, इसको आप लोग कहते हैं नैंड गेट। यहाँ आप लोग इसको कंबाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो आपने ये जो चीज़ है दिस इज द सिंबल फॉर नैंड गेट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग डिफाइन करें तो इट इज a gate made by coupling the AND gate and the NOT gate, where the AND gate is placed first and the NOT gate is placed afterwards. Okay, so basically ये आपके पास क्या करेगा कि अगर आप लोगों के पास मैं अगर इसका ट्रूथ टेबल बनाऊं तो A है, दिस इज B एंड दिस इज X। आपके पास है 1 1, तो AND गेट ने तो इसको 1 लिया लेकिन इसने इसको 0 कर दिया, इसने इसको रिवर्स कर दिया। आपके पास है 0 1, तो AND गेट ने तो इसको 0 लिया लेकिन इसको 1 कर दिया इसने। आपके पास है 1 0, AND गेट ने इसको 0 लिया लेकिन NOT गेट ने इसको 1 कर दिया। फिर फाइनली आपके पास है 0 0, AND गेट ने तो इसको 0 लिया लेकिन आपके पास नॉट गेट ने इसको नैंड गेट ने इसको 1 कर दिया ओवरऑल। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों के पास ये आपका ट्रुथ टेबल बनेगा फॉर दी नैंड गेट। बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर कुछ नहीं मुश्किल चीज़ है नहीं। आज अगर आप लोग सिंबल लिखना चाहेंगे तो आप लोग क्या लिखेंगे कि ए डॉट बी पहले लेते हैं और उसकी हम बार ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू एक्स। ओके, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज एक्स। इसके बाद आपके पास अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल गेट, क्योंकि इससे हम लोग डिराइव कर सकते हैं 2 गेट्स। ओके, तो इसके अंदर खास बात यह है कि ये एक्चुअली में 2 गेट से मिलकर बने हुए हैं, नॉट और एंड। तो इसके अंदर से हम निकाल सकते हैं 2 गेट्स को, तो ये यूनिवर्सल है। लेकिन इसके अंदर एक गेट आता है दैट इज दी और गेट, तो एक हमारे पास सेकंड गेट है जो और गेट को भी इंक्लूड कर देता है, दैट इज दी नॉर गेट। ओके, तो पहले आपके पास नैंड था या एन एंड था, अब आपके पास एन और है या नॉर गेट है। ये बहुत सिंपल है। इसके अंदर आपने फर्स्ट इंक्लूड करना है एक और गेट जिसको हमको पता है, फिर आपने इंक्लूड करना है एक नॉट गेट। ओके, जिसका अगर हम लोग सिंबल बनाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से होता है।
ओके, तो अगेन अब आपको पता ही है इसने क्या करना है। अगर मैं ऐसा सिंबल बनाने की कोशिश करूँ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज एक्स, तो ऑफ कोर्स इसने ए प्लस बी करना है और उसको उलट देना है। ओके, हमारे पास अगर मैं इसका ट्रूथ टेबल बनाने फॉर्म करने की कोशिश करूँगा, दिस इज एक्स, दिस इज ए एंड दिस इज बी, 0 0, इन दोनों में से कोई एक भी हो तो चल जाएगा, कोई एक नहीं है तो इसका 0 ही आएगा, लेकिन नॉट या फिर नॉट इसको 1 कर देगा। 1 0 तो एक है चल जाएगा, लेकिन ये एक्चुअली में 0 आ जाएगा क्योंकि हमारे पास एक आगे नॉट गेट भी है। 0 1 0 और 1 1 भी 0 होगा। ओके, तो ये है हमारे पास फॉर नॉर गेट। ओके, तो ये हमारे पास दो गेट्स हैं यूनिवर्सल। इसके अलावा दो और गेट्स भी होते हैं जिन्हें एक्सक्लूसिव गेट्स कहते हैं, लेकिन इस लेवल पर हम लोग उनको नहीं पढ़े हैं। तो ये आपका मेन गेट है, इनको ऑफकोर्स आप लोग यूज कर सकते हैं डिफरेंट जगहों पर। स्टेट in words and in truth table form the action of logic gates specifically of and or and nor and not। इन 5 गेट्स के हमने एक्शंस वर्ड्स के अंदर और ट्रुथ टेबल फॉर्म के अंदर डिफाइन करने थे, और हमने क्या करना सिंबल्स भी देख लिए। यूज सर्किट सिंबल्स फॉर द लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स के लिए सर्किट सिंबल्स यूज हैं, तो ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं इनके क्या सिंबल्स हैं हमारे पास। Identify in given problems how Boolean switches can be put into combinations that then allow them to achieve logical operations। ये चलो हमारे पास फॉर्मेटिव है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप बूलियन स्विचेस को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, जो जिसके हमने कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी देख ली। बट फॉर फेडरल बोर्ड दिस इज फॉर्मेटिव, मींस के पेपर के अंदर इससे नहीं पूछा जाएगा। आइडेंटिफाई द यूज ऑफ लॉजिक गेट्स फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, फॉर एग्जांपल बर्गलर अलार्म, फायर एक्सटिंग्विश एटसेट्रा। तो ये हमारे पास वो कह रहे हैं कि हमने देखना है कि कैसे हम लोग लॉजिक गेट्स को सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक बर्गलर अलार्म। अब बर्गलर अलार्म क्या होता है, तो हमारे पास कोई भी ऐसा शख्स जो एक बिल्डिंग के अंदर इलीगली एंटर करे या जिसको इजाज़त ना हो वो चोरी करने के लिए या किसी बिल्डिंग के अंदर छापा मारे, तो उसको हम लोग कहते हैं बर्गलर। ओके, बर्गलर। एक बर्गलर अलार्म क्या है कि उसको हमने डिटेक्ट करना है। जैसे ही वो हमें पता चल गया कि वो आदमी आ चुका है बिल्डिंग के अंदर, तो हमने उस अलार्म को एक्टिवेट कर देना है और सायरन बजना शुरू हो जाएगा। तो ये हम लोग मतलब कई तरीकों से कर सकते हैं और इसके अंदर हम लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक छोटा सा सर्किट हो सकता है, ये आपने खुद से डिजाइन करना है। यहाँ पर उन्होंने आपको कोई डिटेल में जाने को नहीं कहा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आप लोग लॉजिक गेट्स को यहाँ पर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेंसर है। ओके, मैंने एक सेंसर बनाया हुआ है, एक इनपुट सेंसर है मेरे पास, इनपुट है ये। ओके, अब इन सेंसर का मतलब है मे बी आपके पास बर्गलर का एक सेंसर है। ओके, ये आपके पास एक बर्गलर का एक सेंसर है, मे बी आपके पास लाइट से या किसी भी तरीके से उसको सेंस कर लेता है, मोशन सेंसर है। और वैसे अक्सर सेंसर्स हम किस तरह से बनाते हैं, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। हम थर्मिस्टर्स और एलडीआर के थ्रू कई सारे सेंसर्स बना सकते हैं। हो सकता है ये मोशन सेंसर है, किसी और तरीके से हो, या वो जब बर्गलर आता है तो वो आकर किसी लाइट वगैरह को छेड़ता है, तो उससे हम कोई एलडीआर से सर्किट बना सकते हैं। लेकिन ये एक इनपुट सेंसर है। और इसके बाद अब हम लोग ये चाहते हैं कि इनपुट सेंसर से जाकर आगे हमारे पास एक बर्गलर अलार्म मौजूद है, तो ये हमारे पास बजना शुरू हो जाए। तो इसका एक बहुत सिंपल तरीका तो ये है कि हम इनपुट सेंसर मतलब जैसे ही एक्टिवेट हो, यहाँ से करंट जाए और जाके बर्गलर अलार्म को एक्टिवेट कर दे। ये बहुत सिंपल है, लेकिन मसला इसके अंदर ये है कि हो सकता है ये आपने अपने घर के अंदर लगाया हुआ है, आप चाहते हैं हमेशा ना बजे। आप जब घर के अंदर हैं वो तो आपको भी सेंस कर लेगा, तो जब आप घर से बाहर जाए सिर्फ उस वक्त उसको एक्टिवेट करें। तो एक स्विच मौजूद हो, यहाँ पर आपके पास एक स्विच भी मौजूद हो, इसको मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ दिस इज द स्विच। ओके, आप इसको इनपुट बी बना दें। एक स्विच आप लोग बना दें कि जब वो स्विच ऑन हो तो उसी वक्त ये काम करना शुरू करे, ऑफ हो तो ये काम ना करे। लेकिन ये आप करेंगे कैसे, तब यहाँ पर आगे एक लॉजिक गेट कनेक्ट कर सकते हैं। राइट, अब आगे जाकर एक लॉजिक गेट कनेक्ट कर सकते हैं। इस केस में हम लोग कनेक्ट करेंगे एंड कहाँ लॉजिक गेट। राइट, इधर जाकर हमारे पास होगा अलार्म। तो कैसे हमारे पास ये काम करेगा, तो जैसे ही सेंसर पर डिटेक्ट होगा तो यहाँ तो आ जाएगा 1, यानी यहाँ पर एक हाई वोल्टेज आ जाएगा, हाई करंट पास करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दूसरा जो इनपुट है, इसमें जब हमने स्विच को ऑफ किया होगा तो यहाँ होगा 0। अब एंड है तो यहाँ भी 0 होगा, अलार्म नहीं बजेगा। लेकिन जैसे ही हम स्विच को ऑन कर देंगे यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 अलार्म बच जाएगा। तो जब हमने इसको ऑफ किया होगा, नो मैटर जो मर्जी हमारे पास मोशन हो ये नहीं बजेगा, लेकिन जब हमने इसको ऑन किया होगा ये हमारे पास बजेगा। ऑफकोर्स ये जो हमारे पास एक लॉजिक गेट हम लगाएंगे एंड का, ये कोई इस तरह की डिवाइस नहीं होगी जो इस शेप में होगी, तो सिर्फ एक सिंबल है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स डिवाइस है जो कि स्विचेस और ट्रांजिस्टर वगैरह से बनी होती है, हम उसके भी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। बट इस तरीके से ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक बर्गलर अलार्म में। इसी तरीके से नेक्स्ट थोड़ी सी इस बुक के अंदर उन्होंने एक कम्प्लेक्स सर्किट दिया है, उसके लिए वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन हम उसको भी देख लेते हैं। वो हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, बुनियादी तौर पर फायर अलार्म के लिए, कि जैसे ही आग लगे तो उसका अलार्म बज जाए ताकि आके उसको बुझा दिया जाए। तो यहाँ पर इसके लिए एक सर्किट उन्होंने दिया है, ये सर्किट दिया है उन्होंने। अब मैं जानता हूँ ये काफ़ी अजीब सा लग रहा है, काफ़ी मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में इतना मुश्किल नहीं, काफ़ी इजी सर्किट है। यहाँ पर हो क्या है कि ऑफकोर्स हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है जिसको हमने रिलेटिवली बता दिया है कि यहाँ पर +6 है, यहाँ पर 0 वोल्ट्स है, वो हमारे पास मसला नहीं है। यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले तो एक पोटेंशियल डिवाइडर क्रिएट किया। ओके, उन्होंने एक इनपुट सेंसर बनाने की कोशिश की है थ्रू अ थर्मिस्टर। तो ये आपके पास एक एनटीसी थर्मिस्टर इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है। ओके, इन्होंने यहाँ पर आपके पास एक एनटीसी थर्मिस्टर लगाया है और ऊपर इन्होंने एक वेरिएबल रेजिस्टर लगाया है। हमने देखा ही था पोटेंशियल डिवाइडर्स बनाने के लिए, इनपुट सेंसर्स बनाने के लिए हमें 2 रेजिस्टर चाहिए होते थे। एक हम लोग फिक्स्ड या वेरिएबल रेजिस्टर लगाते थे कि मतलब वेरिएबल हम लोग को यहाँ पर एक्चुअली में वेरिएबल चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने फायर को डिटेक्ट करना है। तो डिफरेंट बिल्डिंग्स के अंदर डिफरेंट फायर की रेशियोज होंगी, तो उसके मुताबिक हम लोग अपने वेरिएबल को सेट करेंगे। लेकिन फिर से ऑफकोर्स जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसके गिर्द वोल्टेज ज़्यादा होगा, और ओवरऑल हमारे पास वोल्टेज सोर्स ये है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि ऑफकोर्स ये एंटीसी थर्मिस्टर है, तो जब ये हॉट है तो इसकी रेजिस्टेंस आपके पास होगी हाई, नहीं इसकी रेजिस्टेंस आपके पास होगी लो, क्योंकि ये एंटीसी है।
नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और जब ये होगा कोल्ड तो इसकी रेजिस्टेंस हो गया आपको हाई। ओके, तो हाई यानी कि वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। अब नॉर्मली हमारे पास क्या होगा कि मैं इनको नाम देता हूँ जैसे उन्होंने दिया, दिस इज इनपुट 4, दिस इज इनपुट 3, दिस इज इनपुट 2, दिस इज इनपुट 1। यहाँ पर हमने दो लॉजिक गेट्स लगाए हैं, दोनों के दोनों नैंड गेट्स हैं, जिनको हमने देखा था। नैंड गेट्स के हमने देखा था, इनकी खासियत ये है कि जब दोनों हमारे पास 1 होंगे तभी 0 होगा। ओके, जब बोथ इनपुट्स आर 1 तो हमारे पास ये 0 देता है, बाकी हर केस में हमारे पास 1 आउटपुट देता है। तो अब देखते हैं हम लोग। अब सबसे पहले ये है हमारे पास बजर, यानी बेसिकली हमारे पास अलार्म है। ओके, हम चाहते हैं कि ये बजे जब हमारे पास आग जले। अब यहाँ पर हमारे पास जलती है आग, तो ये पहले तो था हमारे पास इनिशियली, तो ये था ठंडा। ओके, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस थी काफ़ी हाई, तो इसने वोल्टेज ले लिया काफ़ी हाई। तो इधर से जो डायरेक्ट जा रही है वायर, इसके अंदर आपके पास जो इनपुट है दैट इज़ 1। ओके, यानी कि जो एक्चुअली में आप लोगों की वैल्यू आ रही है बाइनरी डिजिट दैट इज़ 1। ओके, ये तो एक बिट है। इसके बाद आगे जाकर ये इतना क्लेवरली क्या करता है कि इधर 4 के अंदर ये जो आपके पास फोर्थ 1 है, इसके अंदर भी ऑफकोर्स आपके पास यहाँ पर 1 ही है। यहाँ पर ऑफकोर्स पीछे ये एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है, इसी के साथ ये पीछे मतलब जो फुल इसका मैकेनिज्म उसके हम डिटेल में नहीं जा रहे। लॉजिक गेट्स के अंदर डिफरेंट वायर्स वगैरह होती हैं, लेकिन ये भी ऑफकोर्स हमने इसको शुरू में के अंदर एक हाई वोल्टेज पर रखा हुआ है, और यहाँ पर हमने पीछे एक स्विच लगाया हुआ है। ऑफकोर्स जैसे ही हम लोग इस स्विच को बंद करेंगे तो ये तमाम का तमाम हाई वोल्टेज लो वोल्टेज में बदल जाएगा, क्योंकि जितना भी करंट मौजूद है, जितना भी वोल्टेज है वो स्टेबलाइज हो जाएगा और करंट इधर ग्राउंड में मूव कर जाएगा। ओके, तो पहले हमने स्विच को ऑफ रखा हुआ है और यहाँ पर से ये एक हाई वोल्टेज के ऊपर है और अप्रॉक्सीमेटली 6 वोल्ट के करीब ही है। बट यहाँ पर भी हमारे पास 1 है। अब यहाँ पर हमारे पास 1 है, और अब हमें थोड़ा सा इसको मतलब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। ये हमारे पास 1 है। ओके, ये हमारे पास 1 है, और हम लोग अगर ये वाला जो हमारे पास सेकंड वाला है दिस इज ऑल्सो 1। ओके, और ये हम भी देखते हैं कैसे। लेकिन ये दोनों जब हमारे पास 1 बनते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 0, बिकॉज दिस इज अ नैंड गेट। तो बजर तो हमारे पास नहीं बचेगा, लेकिन अगर आप लोग देखें तो यही 0 जाता है इधर भी, यानी थर्ड भी आपके पास आ जाता है 0। जब आपका थर्ड 0 आएगा तो ऑफकोर्स ये आपके पास बना देगा 1। ओके, तो इस तरह से ये ओवरऑल आपके पास एक लूप में लगे हुए हैं ये सर्किट्स। तो यहाँ से ये 1 है, यही 1 इधर जाकर ट्रांसफर हो जाता है, ये 0 है, यही 0 आकर इधर ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास लूप में लगाया हुआ है। अब हमने इसको लूप में क्यों लगाया है और ये सब कुछ क्या हो रहा है? वैसे तो अगर हम लोग ये वाला पार्ट ना भी करें तो हमारा तो अलार्म काम करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जैसे ये ठंडा होता है तो यहाँ पर हमारे पास जो है, हम लोग इसको हमने इस तरह से क्यों लगाया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इधर आगे जाकर एक नॉट गेट लगा देते हैं। हम नैंड गेट दो नहीं लगाते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ एक नॉट गेट लगा देते हैं। तो यहाँ पर से जब ये जैसे ही 1 आएगा तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, बजर नहीं बजेगा। जैसे ये 0 होगा यानी कि हमारे पास ये गर्म होगा, रेजिस्टेंस कम होगी, ये 0 होगा, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली बजर बजना शुरू कर देगा। तो हमें ऐसा क्या मसला है कि हमने ये 2 लगाए हैं, वो हमने लगाए हैं मेमोरी सर्किट बनाने के लिए। होगा क्या कि मान लेते हैं हमारे पास आग लगी, लेकिन आग लगते ही खत्म हो गई, हल्की सी आग लगी, तो फिर तो अलार्म हमारे पास ऑटोमेटिकली बंद कर जाएगा, क्योंकि आग लगी, ठीक है, अलार्म ने बजना शुरू किया। जैसे आग खत्म होगी तो क्योंकि आपके पास एंटी थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस जो है वो दोबारा से आपका ज़्यादा हो जाएगी, दोबारा से आपके पास वो ज़्यादा हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपका अलार्म भी बजना बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वापस 1 हो जाएगा, यहाँ पर वापस 0 हो जाएगा। आप लोग चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं हम एक मेमोरी बना देंगे, जब आग जले तो अलार्म बजता रहे। ऐसा ना हो कि आग बंद होने के बाद अलार्म रुक जाए, क्योंकि हल्की सी आग लगी तो किसी ने आकर चेक तो करना है कि क्या हुआ। तो हम लोग यहाँ पर एक रीसेट स्विच लगा दें, हम लोग यहाँ पर एक स्विच लगा दें जिसको जब हम प्रेस करें तो सब कुछ रुक जाए, फिर हमने बता दिया कि हम पहुंच गए हैं, हमने सब कुछ देख लिया, फिर अलार्म जाकर रुक जाए अगर आग रुक चुकी है तो। लेकिन अगर आग रुक चुकी है और हमने स्विच प्रेस नहीं किया है तो अलार्म ना रुके। इसको हम लोग कहते हैं एक मेमोरी सर्किट, क्योंकि इसने ये चीज़ याद रख ली कि मैंने अलार्म बजाना है एक किस्म की, और हम भी देखते हैं इसने कैसे याद रखी है। लेकिन अब इसको ये चीज़ याद रहेगी कि यहाँ पर आग लगी थी, बेशक आग अब लगना बंद हो चुकी है। हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा ये। जब आपका आग लगेगी, मैं इसको व्हाइट कलर से बता रहा हूँ, आग लगी तो चूंकि इसकी रेजिस्टेंस हो गई काफ़ी ज़्यादा कम, इस वजह से इसकी रेजिस्टेंस होगी काफ़ी ज़्यादा कम, ये वोल्टेज कम लेगा, ये आपको बदल जाता है 0 में। ये 0 में बदला तो 0 1 नैंड गेट के ऊपर जब आप अप्लाई करते हैं तो आगे 1 आ जाता है, तो आपको बजर बजना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ही हम इसको बंद करते हैं तो फिर क्या होगा, हमने आग को बंद किया, ये तो हो गया वापस 1, ये तो हो गया वापस 1। लेकिन क्या हमारे पास जब आपके पास आग लगी, इधर आग लगी, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो गया 1 से 0 पर, राइट। ये आपके पास इसको काफ़ी हाई वोल्टेज मिल गया। नहीं, जब आपके पास नहीं आग लगी तो इसको काफ़ी लो वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि उसको वोल्टेज का शेयर कम हो जाएगा। तो आपके पास हो गया 0 हुआ, तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये जो है ये वाला 1 हो जाएगा, जैसे नैंड गेट में होता है। तो ये वाला हो गया 1, बजर बजना शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही आपके पास वापस से सब कुछ ठंडा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, अब देखते हैं। अच्छा, वैसे हम लोग देख रहे थे आगे हमारे पास क्या हो रहा है, ये हो गया 1, तो हमारे पास ये वाला भी हो जाएगा 1, राइट। हमने इसको लूप में कन्वर्ट लगाया हुआ है, ये वाला तो हो गया 1, ये भी 1 है। 1 1 में क्या होता है, 0 हो जाता है, तो इधर से ये वाला 0 हो चुका है। अब हम लोग वापस ठंडी जगह पर चले जाते हैं, आग बुझ चुकी है। लेकिन चूंकि ये अब ये तो वापस 1 हो जाएगा, ओके, ये तो वापस 1 हो गया, लेकिन अब ये 0 हो चुका है। 1 और 0 अगेन ये आपके पास 1 प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से इसने अपने आप को लॉक कर लिया है 1 पर, और अलार्म बजता रहेगा बजता रहेगा बजता रहेगा, इवन कि आग रुक चुकी है। लेकिन अलार्म को रुकना भी पड़ेगा जब हम लोग इस स्विच को बंद करेंगे। अब देखते हैं कि जब हम स्विच को बंद करेंगे, नहीं बंदा आया, उसने कहा ठीक है मैंने आग बुझा दी, वो अब स्विच दबाएगा, स्विच बंद हुआ है, तो फिर क्या होगा, जैसे ही स्विच बंद होगा तो यहाँ का ये वाला 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से तमाम का तमाम जो वोल्टेज है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, सारा करंट ग्राउंड में चला गया है। तो ये तो हो गया 0, ये हो गया है 0, तो 0 और 1 है क्या है हमारे पास 1, ओके, ये हुआ 1, इधर गया 1 1 1
विल बिकम जीरो अगेन, फिर ये भी आपका जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये इस किस्म का लॉजिक गेट्स के थ्रू सर्किट बनाया है, जो कि एक मेमोरी सर्किट भी है। ये चीज़ याद भी रखता है कि जब तक मुझे स्विच ना दबाया जाए मैंने अलार्म बजाते रहना है, और इस तरह से हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर इस चैप्टर के बाकी कई सारे जो एसएलओज हैं, 5 के करीब एसएलओज जो हैं फॉर्मेटिव हैं, बेसिकली मेजॉरिटी उनमें से एप्लीकेशंस के हैं। एक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था ट्रांजिस्टर वाला, बट उसको उन्होंने फॉर्मेटिव के अंदर डाल दिया, हालांकि ये इंपॉर्टेंट था और काफ़ी डिटेल टॉपिक था, लेकिन ये फॉर द टाइमिंग फाइनल बोर्ड के अंदर तो नहीं पूछा जाएगा। इस तरीके से बाकी ये तो अगेन एग्जांपल्स के दिए हैं बूलियन की। इसके बाद ट्रांजिस्टर की कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको भी हम नहीं देख रहे हैं। हाँ, और ये वाला तो ऑलरेडी हमने काफ़ी हद तक देख रहे हैं। मेमोरी जो मैंने आपको बताया कि सर्किट्स अपनी स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं, जिसकी हमने एग्जांपल देख ली लॉजिक गेट्स को लगाकर। और फिर आगे ये क्वांटम कंप्यूटर के बारे में है, लेकिन हमारा लास्ट चलो है समेटिव, कंपेयर एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये हमारे पास क्या है, तो हमने जो बूलियन लॉजिक देखी थी वो बेसिकली हमने एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना था। एनालॉग सिग्नल का मतलब कोई भी ऐसा सिग्नल होता है जो कि कॉन्टीन्यूस होता है, तो ऐसा सिग्नल जो कि आपको कॉन्टीन्यूस होगा ये होगा आपको एनालॉग, और डिजिटल आपको एक डिस्क्रीट सिग्नल होता है। अब इनका क्या मतलब है, इन लफ्ज़ों का क्या मतलब है? ओके, तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं ऐसा ग्राफ ड्रॉ करूँ तो उससे हमें समझ आएगी। तो यहाँ पर हम ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिग्नल है एंड दिस इज द टाइम, एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल, फॉर एग्जाम्पल एक साउंड वेव जो कि कोई भी वैल्यू ले सकती है एक रेंज में। ओके, वो कभी 1 हो जाएगी, कभी 2, कभी 3, कभी 1000, और वो कभी कम होगी कभी ज़्यादा। तो मे भी इस किस्म की एक वेव साउंड की, ये एक रेडियो वेव है, एक रेडियो के ऊपर आप साउंड चलाते हैं, वो साउंड आपके पास चल रहा है, आप उसको सुन रहे हैं, ये एक सिग्नल है। लेकिन ये सिग्नल आपका सिंपल एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल है। ओके, एक इन्फॉर्मेशन आपको ट्रैवल कर रही है, बट दिस इज कॉन्टिन्यूस। जो आपका डिजिटल सिग्नल है जो कि कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, ये डिस्क्रीट सिग्नल होता है। बात वही है, ये समझाएगा उसी को, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, कोई आपके पास बड़ी रेंज नहीं है, बस आपके पास 2 डिजिट हैं। इसके अंदर इन्फिनिट है, इसके अंदर सिर्फ 2 हैं, 0 और 1। ओके, यहाँ पर मतलब किसी और डिजिटल के अंदर हो सकता है 3 हो, लेकिन डिस्क्रीट होंगे, एक खास नंबर होगा। कंटिन्यूस है इन्फिनिट, डिस्क्रीट एक खास नंबर होगा, और सिर्फ वही हो सकते हैं ना उनके बीच में। इसके अंदर तो 1 और 0 के बीच में भी हो सकते थे। तो इधर आपके पास यहाँ पर मतलब इसको इस तरह से स्क्वायर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। कभी पहला स्क्वायर है और उसके बाद आपके पास एक दूसरा स्क्वायर है, फिर तीसरा स्क्वायर है, फिर ये सिर्फ यही हो सकते हैं। इससे आधा स्क्वायर नहीं हो सकता, इससे बड़ा स्क्वायर नहीं हो सकता, छोटा स्क्वायर नहीं हो सकता। सिर्फ एक डिस्क्रीट आपका सिग्नल है जो कि आपका डिजिटल सिग्नल होगा। ये इन्फॉर्मेशन वही ट्रैवल करेगा, मतलब वही ट्रांसफर करेगा, लेकिन इसके अंदर ये जीरोस और 1 की फॉर्म में इसको ट्रांसफर करेगा। एक टेबल की फॉर्म में अगर हम इसको कंपेयर कर लें तो सिग्नल की जो टाइप है एनालॉग में वो कंटिन्यूस है, जिसको मतलब अगर एक प्योर सिग्नल है तो साइन वेव बनेगी, और डिस्क्रीट के अंदर स्क्वायर वेव और बाइनरी फंक्शन है, इन्फिनिट है, और इसके अंदर सिर्फ 2 स्टेट्स होती हैं, 0 और 1। अच्छा, नॉइज इंटरफेरेंस, नॉइज का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके सिग्नल को खराब करे। फॉर एग्जांपल अगर एक रेडियो का सिग्नल है जो कि एनालॉग सिग्नल है, जो कि जा रहा है, जो पुराने ज़माने में रेडार्स होते थे, तो हवा और वेदर की कंडीशन उसको ख़राब कर सकती थी। और इसके अंदर डिजिटल सर्किट के अंदर कोई चीज़ उसको मतलब कोई भी ऐसी चीज़ उसको ख़राब कर सकती है। तो जो एनालॉग सिग्नल्स थे वो बड़ी आसानी से नॉइज़ से ख़राब हो जाते थे, क्योंकि लिटरली वो सिग्नल्स थे जो कि ट्रैवल करते थे, वो कंटिन्यूस सिग्नल होते थे, लिटरली वेव्स होती थी जो जाती थी, तो वो तो आराम से नॉइज़ से ख़राब हो जाएंगे। लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक कोड है, ओके, एक पैटर्न है, तो वो उसको आप नॉइज़ से ख़राब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो वो काफ़ी रेजिस्टेंट है। अच्छा, स्टोरेज, हार्ड टू स्टोर, जो आपके पास एनालॉग को अगर आपने स्टोर करना होता था, इसको स्टोर करना आपके पास काफ़ी मुश्किल होता था। तो हम मैग्नेटिक टेप्स के ऊपर स्टोर करते थे, और उसके बाद जिस तरह पुराने ज़माने के अंदर जो टेप रिकॉर्डर होता था, तो उस टेप को चलाता था तो आपके पास जो है वो चलता था एक एनालॉग सिग्नल। ये तो ईजी टू स्टोर है। एसडी कार्ड और एसएसडी जो मॉडर्न है उनके अंदर डायरेक्ट आपको डिजिटल 0 और 1 की स्टेट में डाटा स्टोर होता है। कंप्लेक्सिटी, तो ये जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हैं ये बहुत सिंपल सर्किट होते थे। सिंपल आपने अपना सिग्नल प्रोड्यूस करना है, लेकिन इनको प्रोग्राम करना काफ़ी मुश्किल होता था कि आपने पहले जैसे इसको स्टोर करना है तो इसको आपने पहले स्टोर करना है, फिर उसको दोबारा से जो प्रोड्यूस करना है वो मुश्किल हो जाता था। सर्किट सिंपल होता था। इसके अंदर आपके पास सर्किट्स तो कम्प्लेक्स है, काफ़ी सारे लॉजिक गेट्स वगैरह होंगे, लेकिन प्रोग्राम करना आसान है। जब आपको एक बार समझ आ जाएगी तो फिर इसको बार बार करना आसान हो जाएगा। ट्रांसमिशन तो ऑफ कोर्स एनालॉग को ट्रांसमिट करना काफ़ी मुश्किल है। इसकी क्वालिटी जब आप रेडार के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को जो कि कंटिन्यूस है, उनकी क्वालिटी खत्म हो जाती है। ये तो बहुत आसानी से एप्लीकेट करके आप ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो हैं आप ईमेल्स के थ्रू या किसी भी तरीके से ईजिली जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे इस चैप्टर के तमाम मसले कंप्लीट हो गए।